जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 16 क्लासें हैं वो लगा ली हैं, 16 पेपर सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 8 अप्रैल 2021 को जो 10:30 बजे पेपर हुआ था उस पेपर का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो जल्दी से क्लास को लाइक करें भी, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। पहला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। पहले क्वेश्चन में बोला गया भी यदि x की आय y की आय से 40% कम है तो y की आय x की आय से लगभग कितने प्रतिशत अधिक होगी। ये लो x और ये लो y। अब इसने बोला भी x की आय y से 40% कम है तो x y से 40% कम है तो y मैंने मान लिया 100% है। भी y की जो आय है वो 100 रुपए है, तो x की जो आय है वो y की आय से 40 कम है, तो 100 का 40% कितना होता है, 40 ही होता है। तो यहाँ पे x की आय कितनी आ गई, 60 आ गई। अब इसने पूछा भी y की आय है वो x की आय से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। तो y की आय है वो x से 40 अधिक है। किससे अधिक है, तो x से यानी 60 से अधिक है इंटू 100। तो यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल, 2 दूआ 4 और 2 तिया 6, तो 200 अपोन में कितना आ जाएगा 3। तो ये आ जाएगा 66 सही 2/3। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। 66.66 चलेगा तो ये हो जाएगा 66.67 के करीबन आ जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको 2 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखो भी और कोई झंझट नहीं है, ओनली फॉर स्क्वायर का झंझट है। यहाँ पे अब पॉइंट लगा हुआ है, उसके बाद में क्या है, दो के बाद में पॉइंट है, 2 अक्षरों के बाद में 2 अंकों के बाद में पॉइंट है। तो यहाँ पे पॉइंट हटाऊंगा, पॉइंट अगर स्क्वायर करूंगा तो 4 के बाद में पॉइंट आ जाएगा। ये जो दशमलव है वो 4 के बाद में हो जाएगा भाई, 2 के बाद में अब है, स्क्वायर करेंगे तो 4 के बाद में आ जाएगा। अब ये जो दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0 लगेगी, और नीचे वाला दशमलव हटाएंगे तो ऊपर वाले पे 0 लगेगी। तो मैं ऊपर वाला 0 हटाऊंगा तो नीचे लगेगा, 2 के बाद में तो 4 0 लगा दो नीचे 4, उसके बाद में प्लस, और फिर क्या है 2 के बाद में है तो स्क्वायर है तो 4 के बाद में नीचे लगा दो इस प्रकार से। उसके बाद में 6 है, यहाँ पे देखो भी 3 के बाद में पॉइंट है, 3 के बाद में दशमलव है तो 6 के बाद में दशमलव लग जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास में 1 2 3 4 5 और 6, और उसके बाद में प्लस, और ये यहाँ पे क्या है 4 के बाद में दशमलव है तो 8 के बाद में 8 शून्य आ जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। उसके बाद में ये तो जैसे ही अपन यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 0 लगती है। अब नीचे वाला पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर वाले 0 लग जाएगी। यहाँ पे क्या है 3 के बाद में है तो 6 के बाद में लग जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, प्लस में यहाँ पे 3 के बाद में तो 6 के बाद में तो 1 2 3 4 5 6, और प्लस में उसके बाद में 2 और 2 4 है तो 8 के बाद में आ जाएगी तो 1 2 3 4 5 और 6 और 7 और 8। उसके बाद में यहाँ पे 2 2 4 और 1 5, तो 2 2 4 और 1 5, तो इसमें क्या आ जाएगा भाई 5 के बाद में है तो ये 10 के बाद में आ जाएगी भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब इन सभी को जोड़ लो, जोड़ोगे और नीचे वालों को जोड़ोगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास में। इसको जोड़ेंगे अपन तो ये 5 तो 8 10 0 है, और यहाँ पे इसके ऊपर है वो 8 आ जाएगी भी, ये वाला ऊपर लिख दें इसके, तो 4 5 6 7 8 और 1। उसके बाद में क्या है भी, उसके बाद में 6 के बाद में तो 6 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद में 3 और 3 6 है तो 1 2 3 4 5 6 और 1 आ जाएगा। अब इनको जोड़ोगे ना तो इनको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 0 0 0 और फिर आ जाएगा 0, और उसके बाद में 0 यानी 6 0 आएगी, 6 0 आएगी तो 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद में 1 और 1 2, और फिर 0 आ जाएगी, फिर 1 आ जाएगा, और फिर 0 आ जाएगी, और फिर 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से नीचे वाले को ऐड कर लो
तो नीचे वाले को सबसे कम जीरो यहाँ पे है, तो 4 जीरो तो आएगी 1 2 3 और 4, और 4 के बाद में यहाँ पे और 4 के बाद में यहाँ पे है, तो 4 जीरो आ गई, फिर 1 और 1 2 हो जाएगा ये, और उसके बाद में फिर ये कितना है 1 2 3 4 5 6 है, तो ये आ जाएगा आपके पास में 0, और फिर आ जाएगा आपके पास में 1 और फिर 0 और फिर 1 आ जाएगा। अब देखो भी ये नीचे है और ये संख्या ऊपर है, तो इसके यहाँ पे लिख दो भी 0 1 0 1 0 2 0 0 0। अब 4 जीरो से तो 4 जीरो ऊपर वाले काट दो, और उसके बाद में इसको काटोगे तो ये 1 1 1 और ये इस प्रकार से एक बार कट जाएगा, और आगे क्या है भी 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दो, बस इतना ही काम करना है आपको, कुछ नहीं करना। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 3 नंबर क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किस वर्ष किया था? तो 1919 में किया था। 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। 1922 में से चोरा चोरी हत्याकांड के कांड है वो स्थगित कर दिया गया था। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर 4 नंबर क्वेश्चन में आपको कथन दे रखा है भी सरकार ने शहर के सभी निजी कॉलेजों को यह निर्देश दिया कि वे कम से कम अगले 3 वर्षों तक वर्तमान शुल्क में कोई वृद्धि न करें। अब धारणाएं क्या रहेगी? तो निजी कॉलेजों के अधिकारी शायद सरकार की निर्देशों का पालन न करें क्योंकि वे सरकारी नीतियों पर निर्भर नहीं है। बिल्कुल गलत बात है। अभी सरकार नियम लगाए और प्राइवेट वाले न माने, ऐसा हो नहीं सकता। अब देखो भी यहाँ पे शहर के निजी कॉलेजों को पढ़ने वाले छात्रों के माता पिता फिर भी अधिक शुल्क देने के लिए उत्सुक होंगे, ये कभी भी हो नहीं सकता। भी सरकार ये बोल दे भी निजी कॉलेजों को भी आपको फीस है वो उतनी ही रखनी है, बढ़ानी नहीं है, और फिर भी जो उसमें पढ़ने वाले जो उनके पुत्र हैं उनके माता पिता पूरी की पूरी फीस दे या फिर अधिक फीस दे, ऐसा हो सकता है क्या? ये भी नहीं हो सकता। दोनों की दोनों धारणाएं गलत हो जाएगी भी यहाँ पे। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अब बात आती है भी ओपन सोर्स क्या होता है? ओपन सोर्स होता है फ्री, FREE, फ्री, बिल्कुल फ्री। अब लिनक्स है, एंड्रॉयड है, मोजिला फायरफॉक्स है, ये आप फ्री के अंदर है वो यूज कर सकते हैं, फ्री में काम में ले सकते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऐसा सूट है, एक ऐसा ऑफिस है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको आप यूज लोगे, काम में लोगे तो ये एक पेड सॉफ्टवेयर है, यानी पैसे देने पड़ते हैं इनके। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है, तार के एक टुकड़े को मोड़कर 70 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त बनाया गया। यदि इस तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाए तो वर्ग की भुजाओं की लंबाई ज्ञात करो। परिधि ज्ञात कर लो। पहले क्या कर लो? परिधि ज्ञात कर लो। इससे 70 सेंटीमीटर से परिधि ज्ञात करोगे तो वर्त की परिधि बराबर होगी वर्ग की परिधि के या फिर वर्ग के परिमाप के, क्योंकि उसी तार से मोड़ करके वर्ग बनाया जाता है और उसी से ही यहाँ पे वर्त बनाया जाता है। तो वर्त की परिधि बराबर होगी वर्ग के परिमाप के। तो यहाँ पे परिधि ज्ञात कर लो। परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। अब यहाँ पे 2 × 22/7 × r का मान कितना है? 70। तो ये 10 बार कट जाएगा और ये आपके पास में हो जाएगा 220 को 2 से डिवाइड गुणा कर दो, 2 4 4, तो ये आपके पास में क्या आ गया? 240 है वो तार, 240 है वो परिधि आ गई भी, 240 है वो परिधि आ गई। अब परिधि आ गई तो आपको पता है भी वर्त की परिधि और वर्ग की परिमाप, वर्त की परिधि और वर्ग का परिमाप बराबर होता है। तो वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा होता है, तो 4 से डिवाइड कर दो भी, 4 एकम 4 4 एकम 4 0, तो 110 है सेंटीमीटर है वो वर्ग, जो आपका वर्ग है उसकी भुजा की लंबाई आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो भी, 2 संख्याओं के लघुत्तम समावर्त्य और महत्तम समावर्त्य के योग और अंतर क्रमशः 682 और 638 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 286 है तो वे संख्याएं आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। अब देखो बात करते हैं अपन, यहाँ पे बात ये करते हैं भी, आपको पता है भी मैंने एलसीएम मान लिया x और HCF मान लिया मैंने y। तो देखो भी x प्लस y कितना दे रखा है? 682, और x माइनस y कितना दे रखा है? 638। अब आपको यहाँ पे पता है भी एक बार जोड़ करके आधा कर दो और एक बार घटा करके आधा कर दो। तो जोड़ करके आधा करोगे तो यहाँ पे आपके पास में x का मान आ जाएगा, और घटा करके आधा करोगे तो आपके पास में y का मान आ जाएगा। तो ये आपके पास में जोड़ करके आधा करोगे, 8 और 2 10, 8 और 3 11 और 1 12, 6 6 12,
और एक 1320 आ जाएगा। 1320 को 2 से डिवाइड करोगे तो x का मान आपके पास में आ जाएगा 2 छिकी 12, 1 2 छिकी 12 यानी 660 आ जाएगा। y का मान कितना आ जाएगा आपके पास में, तो y का मान है वो आप घटा करके आधा कर दो, घटा करके आधा करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 8 में से 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा 7, 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा यानी 44, और 44 का 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 22। तो कहने का मतलब y का मान 22 आ गया और x का मान 660 आ गया, यानी एलसीएम आपके पास में कितना आ गया, एलसीएम है वो 660 आया है और HCF है वो आपके पास में 22 आ गया। अब आपको पता है भी दोनों संख्याओं का योग 286 दे रखा है उसने, दोनों संख्याएं यानी a प्लस b जो दोनों संख्याएं हैं उनका योग आपको कितना दे रखा है, 286 दे रखा है। तो इसके एलसीएम और HCF के अभाज्य गुणनखंड कर लो आप, तो इनके अभाज्य गुणनखंड करोगे आप यहाँ पे तो 660 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो 660 को मैं लिख सकता हूं 11 2 22 22 3 66 और 66 5 और यहाँ पे 5 2 10 इस प्रकार से हो जाएगा। और उसके बाद में 22 को क्या लिख सकता हूँ, 22 को 11 इंटू 2 लिख सकता हूँ। अब इसमें से यानी इन अभाज्य टुकड़ों में आपको ऐसी दो संख्याएं देखनी है जिनका योग कितना आ जाए, 286 आ जाए, जिनका योग है वो 286 आ जाए और यहाँ पे जोड़ने पर 286 हो जाए और उनका एलसीएम आना चाहिए 660 और HCF आना चाहिए 22। तो ऐसी दो संख्याएं हैं वो, एक तो मैं लेता हूँ 11 इंटू 11 2 22 और 22 5 नहीं 11 2 22 और 22 चौके 88, 11 2 22 22 2 44 और 44 5 एक तो संख्या में ये ले लेता हूँ और बाकी संख्या मेरे पास में 11 इंटू 2 11 2 22 और 22 3 66 बच गया। अब देख लो भी अगर ऑप्शन के हिसाब से करोगे ना तो भी आपका राइट आंसर आ जाएगा भी इसमें, ऑप्शन के हिसाब से करोगे तो देखो 11 2 22 और 22 3 66 हो गया ये, ठीक है, और 11 2 22 22 2 44 44 5 220 हो गया। तो ये दो संख्याएं बन गई 220 और 66। 220 और 66 का जो एक प्रकार से योग आता है वो कितना आता है, 286 आता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 220 और 66। ऐसे दो टुकड़े आपको देखने पड़ेंगे भी इसमें, ठीक है, इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगला देखो भी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीने के अधिकार से संबंधित विवरण है, तो वो अनुच्छेद 21 के अंदर जीने के अधिकार संबंधी विवरण दिए गए हैं आर्टिकल 21 के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 9 नंबर क्वेश्चन में बैंकिंग सेवाओं में कमी से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों के समाधान हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त अधिकारी को क्या कहा जाता है, तो वो बैंकिंग लोकपाल बोला जाता है इसे, बैंकिंग लोकपाल, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखो भी मेक इन इंडिया के प्रतीक में से बने शेर को क्या दर्शाया गया है, तो वो चक्र दंतों के द्वारा दर्शाया गया है, यानी मेक इन इंडिया के प्रतीक में चक्र दंतों से बने शेर को दर्शाया गया है। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। 11 नंबर क्वेश्चन देखो भी कालानुक्रमिक ढंग से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो सबसे पहले हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था भी ये, ठीक है। उसके बाद में असहयोग आंदोलन है वो 1920 में शुरू किया गया था और 1920 में से 1920 में शुरू किया गया था, 1922 में इसे स्थगित कर दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन है ये 1942 में चला था और सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये 1930 में चला था। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है यदि ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसे 4 दिन में पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। वेरी इजी क्वेश्चन, 10 दिन में और बी है वो उसे 4 दिन में, दोनों का एलसीएम ले लो 20 आएगा और 10 2 20 और 4 5 20। कहने का मतलब बी एक दिन में 5 कार्य करता है और ए एक दिन में 2 कार्य करता है, तो दोनों मिलकर के एक दिन में 7 कार्य करेंगे। तो यहाँ पे यही पूछा है भी दोनों मिलकर के जो टोटल 20 कार्य है वो कितने दिन में करेंगे, तो एक दिन के अंदर 7 कार्य करते हैं तो 20 कार्य है वो 20/7 दिन में कर देंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो ये न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया था। न्यूलैंड्स के समय यहाँ पे कितने तत्व खोजे गए थे भी, न्यूलैंड्स के समय है वो 56 तत्वों की खोज हो चुकी थी, ठीक है। पहला तत्व था वो
न्यूलैंड्स के समय पहला तत्व है वो हाइड्रोजन था भी, और अंतिम तत्व है वो क्या है, थोरियम था। अब न्यूलैंड्स ने ये बताया था 1865 में। 1865 में सबसे पहले डोबेराइनर आए थे त्रिक नियम लेकर के, ये आए थे 1817-18 के अंदर, ठीक है। उसके बाद में मेंडलीव भाई साहब आए थे, ये 1869 के अंदर है वो, इसने अपना ब्यौरा दिया था मेंडलीव ने। और फिर यहाँ पे सबसे जो आधुनिक आवर्त के पिता है, आधुनिक आवर्त के पिता है, आधुनिक आवर्त का पिता है वो मोजले को बोला जाता है भी, ठीक है। मोजले भाई साहब ने 1913 में आधुनिक आवर्त का नियम दिया था भी, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स की, न्यूलैंड्स भाई साहब के जो अष्टक नियम चला था वो कैल्शियम तक ही लागू हो पाया था भी, ठीक है। और मेंडलीव के समय है वो 63 तत्व ज्ञात थे भी, और यहाँ पे 56 तत्व ज्ञात थे। इट्स ओके, आगे चलता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, करंट अफेयर का है, 14 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? तो समवर्ती सूची। 3 सूचियां होती है भी, पहली होती है संघ सूची, दूसरी होती है राज्य सूची, और तीसरी होती है समवर्ती सूची। संघ सूची कौन सी होती है? जिसके अंदर है वो कौन, वो कानून कौन बनाता है? तो कानून है वो देश बनाता है, संसद बनाती है अपनी। तो संघ सूची के अंदर है वो कानून कौन बनाता है? तो केंद्र का कानून बनता है यहाँ पे। राज्य सूची के अंदर राज्य द्वारा कानून बनाया जाता है, और समवर्ती सूची के द्वारा है वो दोनों के द्वारा कानून बनाया जाता है। लेकिन एक प्रकार से अगर मैं बात करूं भी, लड़ाई झगड़ा हो जाए तो किसका कानून मान्य होगा? तो यहाँ पे केंद्र का मान्य होगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया भी, यदि संख्याओं के एक समूह का मानक विचलन 3 है और इन संख्याओं का समांतर माध्य 6 है, तो इन संख्याओं का विचरण गुणांक ज्ञात कीजिए। अब विचरण गुणांक का फॉर्मूला होता है विचरण गुणांक। विचरण गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है भी? अब विचरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन अपॉन में समांतर माध्य इंटू 100। अब मानक विचलन कितना है भी? 3 है, समांतर माध्य कितना? 6 है, और इंटू कर दो 100। 3 एकम 3, 3 2 6, 2 एकम 2 और 50। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? विचरण गुणांक 50 आ जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने 17 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो पूछा क्या गया भी, कितने लड़कियों के पास अतिरिक्त शर्ट, स्कार्फ और पायजामे हैं? तो उन लड़कियों की संख्या है जिसके पास शर्ट है, तो ये वर्त वाला शर्ट हो गया। और उन लड़कियों की संख्या जिसके पास में स्कर्ट है, तो स्कर्ट का तो देखना ही नहीं अपने पास में, ये तो होना ही नहीं चाहिए। उन लड़कियों के साथ जिसमें पायजामे है जिसके पास में, और जिसके पास में स्कार्फ है, ये रहा। अब देखो भी, वर्त और इस 6 षटभुज और इस आयत के अंदर कॉमन आना चाहिए, तो ये रहा आपका 7 नंबर। 7 है वो तीनों के अंदर कॉमन आ रहा है, तो आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी अभाज्य संख्याओं का योग का 1/3 इनमें से किसके वर्ग के बराबर होगा? अब देखो 5 से तो बड़ी होनी चाहिए और 18 से छोटी होनी चाहिए, तो 7, 11, 13 और 13 के बाद में आ जाएगा आपके पास में 17। तो 7, 11, 13 और 17 इनका योग कर दो भी। इनका योग करोगे तो ये आ जाएगा 7 और 3 10, 11 और 7 18, 1 और उसके बाद 1 2 3 और 4, तो 48 आ गया। अब इनका क्या करना है? योग का 1/3, तो इनका 1/3 देखना है भी। 1/3 देख लो, 3 कम 3 16, 48, तो यहाँ पे 16 आ गया। अब ये 16 है, इनके 1/3 इनमें से किसके वर्ग के बराबर है? तो 4 का वर्ग करोगे तो 16 आएगा, तो 4 के वर्ग के बराबर है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर है, तो सहव्यवहार में प्राप्त प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है भी। अब उनका विक्रय मूल्य है ना, वो उसके क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर है। तो मैं यहाँ पे क्रय मूल्य यानी सीपी यानी कॉस्ट प्राइस है वो मान लेता हूँ 100 रुपये है। अब 100 रुपये है तो क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर है, तो क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो इसके 5/4 के बराबर है वो आपका विक्रय मूल्य है, तो ये हो जाएगा 25 5 125, तो ये 125 आ गया एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। अब 100 रुपये में खरीदा, 125 में बेच दिया, तो कहने का मतलब 25 रुपये का लाभ, और कितने के ऊपर? 100 के ऊपर इंटू 100, तो 100 से 100 कैंसिल, तो 25% आपका बिल्कुल राइट आंसर। आगे देखो भी, नेक्स्ट कजरी
कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित है? तो वो मानसून ऋतु से संबंधित है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। मानव पूंजी परिवर्तन के लिए साधारणीय कार्रवाई कार्यक्रम के माध्यम से किन 2 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किए जाने की योजना है? तो वो है शिक्षा एवं स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य, 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है आपको जिनके 9, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। अब शेष 3 बचता है तो इसका मतलब 3 माइनस कर दो भी, तो पूरी डिवाइड होनी चाहिए फिर। अब इनमें से 3 माइनस करोगे तो ये कितना होगा? 362 हो जाएगा। अब 362 है, वो याद रखना 10 का विभाजकता का नियम लगा दो। अब वह संख्या 10 से विभाजित कब होगी? जिसका इकाई का अंक क्या आ जाए? 0 आ जाए, तभी वो 10 से विभाजित होगी। तो इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। अब इसमें से अगर आप 3 घटाओगे तो भी लास्ट में क्या है? इकाई अंक 0 नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब इसमें अगर आप 3 घटाओगे तो ये 4 आएगा, फिर इसका इकाई अंक, तो ये भी नहीं होगा। और इनमें 3 घटाओगे तो 360 आ जाएगा, तो इसका इकाई अंक आपका 0 है। तो इसका मतलब ऑप्शन ही आपके पास में एक बचा है बस। इसी प्रकार से करना है भी आपको। आगे देखो भी नेक्स्ट, नोटा के विकल्प को भारतीय मतदान प्रणाली के हिस्से के रूप में कब शामिल किया गया? 2013 के अंदर। नोटा को 2013 में है वो इंक्लूड कर लिया गया था अभी। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में जैविक खेती के समर्थन हेतु सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो परंपरागत कृषि विकास योजना। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 5 नंबर क्वेश्चन। तुतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु के अंदर है भी। तुतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन है वो किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, सोने की एक अंगूठी 30% की हानि पर 17,500 में बेची जाती है। तो सोने की अंगूठी का क्रय मूल्य आपको बताना है। देखो कैसे ज्ञात करेंगे? 30% है, फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 3/10 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है? नीचे वाला हमेशा सीपी को दर्शाता है, ऊपर वाला अगर लाभ होता है तो लाभ को, अगर लॉस होता है तो लॉस को। तो यहाँ पे लॉस हुआ तो लॉस को दर्शाएगा। 10 रुपए इसका क्रय मूल्य, 10 रुपए सीपी यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। 3 रुपए का लॉस हो गया, बेचेगा कितने में? 7 रुपए में। तो कहने का मतलब ये है अभी 17,500 में बेच रहा है वो, लेकिन हमारे अनुसार तो 7 रुपए में बेच रहा है। तो 7 बराबर में 17,500, तो 1 का मान ज्ञात करोगे तो 7 का भाग दे दो इसमें। तो 7 2 14, बच गया कितना? 3 35, 7 5 35, तो 2500 आ जाएगा 1 का मान। 1 का मान है वो 2500 आ जाएगा। सोने की अंगूठी का क्रय मूल्य ज्ञात करना, तो सोने की अंगूठी का क्रय मूल्य कितना है? 10 रुपए है। तो 1 का मान 2500 है, तो 10 का मान कितना हो जाएगा? 25,000 आ जाएगा, जो कि आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला देखो भी नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन जिसे WTO बोलते हैं, इनमें से किसके लिए नियम निर्धारित करता है? तो वो वैश्विक व्यापार के लिए नियम निर्धारित करता है। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत तरंगे नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत तरंगे नहीं है? तो अल्ट्रासाउंड करवाते हो ना आप, उसके अंदर वो विद्युत तरंगे नहीं होती। बाकी माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है, रेडियो है, इन सभी के अंदर है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। अल्ट्रासाउंड के अंदर है वो ध्वनि तरंगों का यूज किया जाता है। रेडियो, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव के अंदर विद्युत चुंबकीय तरंगे, और अल्ट्रासाउंड के अंदर है वो ध्वनि तरंगों का यूज किया जाता है। आगे चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग शुरू किया था? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, किस समिति की रिपोर्ट में भारत में 3 टियर पंचायत राज प्रणाली की अनुशंसा की गई थी? तो वो बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1957 के अंदर आई थी, बलवंत राय मेहता समिति। देन उसके बाद में अशोक मेहता समिति आई थी, और ये अशोक मेहता समिति है वो 1977 में आई थी। और फिर 1985 के अंदर है वो GV राव समिति आई थी। फिर 1986 के अंदर है वो LM सिंघवी समिति आई थी। और फिर 1989 के अंदर है वो PK थुंगन समिति आई थी। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में आई थी। उन्होंने 3 टियर यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की थी। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों में प्रयुक्त डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो वो MS वर्ड है, वो कंप्यूटरों में प्रयुक्त डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है।
3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। बाकी आपका जो ओरेकल है और ये MS एक्सेस है, MS वर्ड, ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर क्या होता है पहले तो ये देखना। डेटाबेस सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जैसे आपकी जो मार्कशीट बनती है ना, उसमें जो डेटा इंक्लूड होता है वो डेटाबेस, यानी एक प्रकार से जो कह सकते हैं अपने मार्कशीट बनाते हैं और जो आपकी एक प्रकार से रिजल्ट तैयार किया जाता है, तो वो सारा का सारा है वो डेटाबेस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही होता है। तो जैसे MS एक्सेस है वो एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, और MS एक्सेल है वो भी एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, और उसके बाद में ओरेकल है ये भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। लेकिन MS वर्ड है ना, ये आपका डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि जो आपकी बुक्स हैं जो छापी जाती है, बुक्स लिखी जाती है, वो MS वर्ड के अंदर लिखी जाती है भी। ठीक है, आगे चलो नेक्स्ट आपके सामने है 32 नंबर क्वेश्चन। हृदय है वो फेफड़े की पुत्री है, हृदय है वो फेफड़े की पुत्री का नाम क्या है? हृदय, हृदय है वो फेफड़े की पुत्री है। इसके अतिरिक्त हृदय फेफड़े की पुत्री, तो फेफड़े की पुत्री कौन है? भी हृदय है। इसके अतिरिक्त इसका इकलौता सहोदर भाई है, इसके अतिरिक्त इसका इकलौता सहोदर भाई है। अब ये सहोदर भाई है जिसका नाम क्या है? गुर्दा है। अब गुर्दा यहां पे इसका भाई हो जाएगा गुर्दा। तो हृदय है वो फेफड़े की पुत्री है और इसका इकलौता भाई है गुर्दा। देन उसके बाद में पेट है ना, पेट फेफड़े का पति है, फेफड़े का पति। तो ये पेट है वो फेफड़े का पति है, भी फेफड़े का पति है। तो मैं एक बात बोलूं भी, हृदय का और गुर्दे का पिता हो जाएगा भी फेफड़े का पति है तो हृदय और गुर्दे का तो पिता होगा। उसके बाद में आंख है वो हृदय की पत्नी है, आंख है वो हृदय की पत्नी है। तो ये हृदय की पत्नी कौन हो जाएगी भी? आंख और हृदय पति पत्नी है, सॉरी, आंख और हृदय है वो पति पत्नी है। तो ये आंख आ जाएगी यहाँ पे आंख आ गई भी। मैं वो आंख नहीं बोल रहा भी, यहाँ पे आंख नाम है पत्नी का, सॉरी पति का, तो पति का नाम हो जाएगा भी ये। यानी कहने का मतलब ही हृदय पुत्री है, फेफड़े की हृदय है, फेफड़े की पुत्री का नाम है हृदय, तो इसका पति का नाम हो जाएगा फिर आंख। ठीक है, तो पति का नाम यानी आंख है वो हृदय का पति हो जाएगा। देन उसके बाद में अग्नाशय है वो गुर्दे का मामा हो जाएगा। तो अग्नाशय है वो गुर्दे का मामा है, तो ये फिर हृदय का भी मामा होगा। अग्नाशय का फेफड़े से क्या संबंध है? तो अग्नाशय का फेफड़े से क्या संबंध है? तो ये फिर भाई होगा भी, अग्नाशय भाई होगा, तभी गुर्दे और हृदय का मामा होगा भी। तो अग्नाशय है वो भाई है किसका? फेफड़े का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। अगला देखो भी नेक्स्ट, वर्णमाला का कौन सा अक्षर H से उतनी ही दूरी पर स्थित है जितनी दूरी पर NU से है? अब देखो भी N आता है 14 पे और ये आता है U आता है 21 पे। अब इनके बीच में 14 में कितना जोड़ूं कि 21 आ जाए? तो 14 के अंदर है वो कितना जोड़े कि 21 आ जाए? 7 जोड़ दो भी। इसी प्रकार से H आपका आता है 8 पे, अब 8 में 7 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 15। तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, 15 पे आता है आपका O। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ODI क्रिकेट के इतिहास में 3 दोहरे शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन है? तो रोहित शर्मा, जो कि आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका ज्ञात करने के लिए पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में सेट करो भी। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 22 है, देन उसके बाद में 34 है, देन उसके बाद में 34 से बड़ी संख्या कौन सी है भी? 34 से जस्ट बड़ी संख्या है वो यहाँ पे आपका 39 हो जाएगा। 39 और 39 से जस्ट बड़ी संख्या है वो हो जाएगी 45, और 45 से जस्ट बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? तो 45 से जस्ट बड़ी संख्या है वो 54 हो जाएगी भी, 54, और उसके बाद में 56, और उसके बाद में 54 2 बार है भी, 2 बार लिखो, 2 बार, और उसके बाद में 56 है, और उसके बाद में फिर 68 है, और उसके बाद में 78 है, और फिर 84 है। अब इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो यहाँ पे देखो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ही है। तो अब हमने आरोही क्रम में सेट कर लिया। अब इसका 20 की वैल्यू लेके आओ, तो 20 की वैल्यू लेके आओगे तो यहाँ पे 2 वैल्यू आ जाएगी इसकी 20 की,
तो 4 संख्या इधर छोड़ दो, 4 इधर छोड़ दो, बीच की वैल्यू क्या आ गई, बीच की वैल्यू 54 और 54 आ गई। अब इसका क्या करोगे, माध्य ज्ञात करना है आपको, सॉरी माध्यिका ज्ञात करनी है, तो दोनों को जोड़ करके 2 से आधा कर दो तो 54 ही आएगा आपका। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई, 54 + 54 और अपॉन में 2। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 36, भारत के दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 2 द्वारा कितने पेलोड ले जाए गए थे, तो 13 पेलोड ले जाए गए थे। और चंद्रयान 3 के द्वारा है वो कितने पेलोड ले जाए गए थे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं भी। 2 के अंदर है वो आपके 13 ले जाए गए थे, तो 3 के अंदर कितने ले जाए गए थे ये बताना है आपको। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जिसे अपन क्या बोलते हैं, नाटो, जिसे क्या बोलते हैं, नाटो बोलते हैं, का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ब्रसेल्स के अंदर है भी, ब्रसेल्स के अंदर 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 38 नंबर क्वेश्चन, एक्स किसी कार्य को 14 दिन में कर सकता है और वाई है वो एक्स की तुलना में 40% अधिक कार्यकुशल है। तो ये देखो भी वाई एक्स की तुलना में अधिक है, तो ये एक्स आ गया और ये वाई आ गया। वाई है वो एक्स की तुलना में 40% अधिक कार्यकुशल है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, मैंने मान लिया बी आपका जो एक्स की कार्य क्षमता है वो 100 है, तो अधिक कार्यकुशल है तो 140 हो जाएगा भी, ठीक है। 40% अधिक कुशल है तो 100 का 40 होता है, तो अधिक हो गया तो 140 हो गया। अब इसको काटोगे तो ये आपके पास में 5 दूए 10 और 5 आता 7 दूए 14, तो यहाँ पे 5 और 7 आ गया, यानी ये इसकी कार्य क्षमता आ गई एक्स और वाई की, कार्य क्षमता क्या आ गई, एक्स और वाई की कार्य क्षमता 5 और 7 आ गई। अब इसने बोला भी एक्स किसी कार्य को 14 दिन में कर सकता है, कहने का मतलब एक्स 1 दिन के अंदर है वो 5 कार्य करता है, 14 दिन के अंदर कितना करेगा, तो इंटू 14 कर दो, तो 14 5 70, तो यानी 70 कार्य करेगा। अब टोटल कार्य आपके पास में 70 हो गए, वाई अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, उसी कार्य यानी 70 कार्य, तो 1 दिन के अंदर 7 कार्य करता है, तो 70 कार्य वो 10 दिन के अंदर कर देगा, तो आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन है, अवध के इनमें से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया था, तो वो आसफ उद दौला ने करवाया था भी। अवध के इनमें से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया, तो आसफ उद दौला ने करवाया था। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखो भी, यदि x एक धनात्मक सम संख्या है तो आपको ज्ञात करना है, तो x की पावर 65 - x निम्न में से किस से हमेशा विभाज्य होगी। ऐसे क्वेश्चनों को याद रखना है भी, याद ही रखना पड़ेगा आपको भी। आपको अगर x एक धनात्मक संख्या दे रखी हो, x एक धनात्मक सम संख्या दे रखी हो और उसकी पावर है वो क्या दे रखी है, 65 दे रखी है, यानी विषम, पावर विषम हो, संख्या सम हो, पावर विषम हो, और उसमें से वापस क्या है वही संख्या घटाई जाती है, वापस है वो वही संख्या घटाई जाती है, तो वो संख्या हमेशा और हमेशा 6 से डिवाइड होगी, हमेशा और हमेशा है वो 6 से डिवाइड होगी। कोई भी संख्या देख लेना, जैसे मैं संख्या मान लेता हूँ 10 एक सम संख्या है और इसकी पावर लगा दी मैंने 3 यानी विषम है, और फिर मैंने इस संख्या में से 10 घटा दिया। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास में 10 की पावर 3 यानी 1000 हो गया, और इसमें से 10 घटाओगे तो ये कितना चला जाएगा, 990 आ जाएगा। 1000 में से 10 जाएगा तो 990, और ये संख्या देख लो भी किससे डिवाइड होगी। अब आप बोलोगे सर इसके अंदर 10 ऑप्शन है, 10 से डिवाइड हो रही है, लेकिन भैया ये 10 संख्या ली है ना, 10 जो हमने संख्या मानी है 10, जिसके कारण ये 10 से डिवाइड हो रही है। अगर कोई दूसरी संख्या ले लो आप, फिर 10 से डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड नहीं होगी। तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं भी, सभी और कोई भी संख्या ले लेना आप, सम संख्या होनी चाहिए, कंडीशन यही फॉलो होनी चाहिए, विषम और उसकी पावर विषम होनी चाहिए, और वो संख्या उसमें से वापस घटानी पड़े, और उसके बाद में वो अगर पूछे भी विभाजित किससे होगी, तो हमेशा 6 से विभाजित होगी वो। तो ये 6 से विभाजित होगी, 6 एकम 6, बच गया कितना 3, 39, 6 छिका 36, बच गया कितना 3, 30, 6 5 30, ठीक है। अब कोई भी संख्या ले लो, जैसे मैं 12 संख्या ले रहा हूं, 12 की पावर 3 कर दो और माइनस में 12 कर दो, तो 12 की पावर 3 कितनी होती है, 1728 होती है, और 12 इसमें से माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 12 में से 8 में से 2 जाएगा तो 6 और 1, ये हो जाएगा 1716, कितना हो जाएगा भाई 1716 हो जाएगी। अब 1716 है वो देख लो भी 6 से डिवाइड हो रही है। अब आप बोलोगे सर ये 12 से भी डिवाइड हो रही है, तो ये 10 से क्यों नहीं हो रही, फिर 10 से बताओ क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हमने 12 की स्क्वायर ली है, 12 की क्यूब किया है, तब ये 12 से डिवाइड हो रही है। अन्य कोई संख्या ले लो, 8 ले लो, 8 लोगे तो 12 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन हमेशा डिवाइड होगी ना, वो 6 से डिवाइड होगी। 6 से देख लो, 6 2 12, कितना बच गया
12 और 5 17 होते हैं भी, तो 5 बच गया 51 और 6 8 48 बच गया कितना, 51 में से 48 जाएगा 3 36 6 का 36, तो ये 6 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है। तो कहने का मतलब है, याद रखना जब संख्या आपको सम दे रखी हो, उसकी पावर विषम दे रखी हो और वापस उसी संख्या को घटाया जाए तो वो संख्या हमेशा 6 से डिवाइड होगी भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है। तो शंकु है वो न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है, बाकी कोशिका काय है ये न्यूरॉन का हिस्सा है, तंत्रिकाक्ष है और शाखिका है, ये सारे के सारे हैं वो न्यूरॉन के हिस्से हैं, न्यूरॉन का भाग है, लेकिन शंकु है वो न्यूरॉन का भाग नहीं है। आगे देखो भी एक परीक्षा में 90% छात्र उत्तीर्ण हुए, 600 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो 90% छात्र पास हो गए उत्तीर्ण हो गए, तो 10% छात्र फिर अनुत्तीर्ण हो गए भी, और संख्या में इसने बता रखा है अभी 600, तो 10 बराबर 600 तो 1 बराबर 60, तो आपको ज्ञात क्या करना है, 100 का मान ज्ञात करना है। परीक्षा में कुल कितने छात्र थे, 100%, तो 6000 आ जाएगा, तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखो भी अगला क्वेश्चन आपके सामने 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन में आपको इस प्रकार से यहाँ पे पहले देखना है भी, ई आता है 5 पे, 5 और 1 6, 1 बढ़ा दिया, अन आता है 14 पे, 14 में से 2 घटा दिया, यानी पहले +1 किया फिर -2 कर दिया, उसके बाद में Q आता है 17 पे और यहाँ पे इसने क्या कर दिया, +3 कर दिया, और फिर यहाँ पे -4 करेगा भी, U आता है 21 पे और 21 में से 4 गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 21 में से 4 गया तो 17 आ जाएगा। अब ये देखो पहले +1 किया फिर -2 किया फिर +3 किया फिर -4 किया फिर +5 किया, इस प्रकार से कंडीशन चल रही है। अब यहाँ पे देख लो भी कौन सा लॉजिक लग रहा है, इसमें कौन सा कूट भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। अब R है वो 18 पे आता है, 18 और 1 19 +1 कर दिया, और E आता है 5 पे, 5 और 2 7 यानी +2 कर दिया, तो इसमें प्लस से प्लस कर रहा है, तो इसका मतलब ये पहला कूट भाषा नहीं लगेगा। उसके बाद हम दूसरा देखो भी, R आता है 18 पे, 18 और 1 19, और E आता है 5 पे, 5 में से 2 गया, तो पहले +1 किया 19 आ गया, और फिर E में से -2 करोगे तो 3 पे C आ गया, और फिर 3 प्लस करोगे यानी S आता है 19 पे, 19 और 3 22, तो यहाँ पे ये लॉजिक लग रहा है अभी, तो यहाँ पे कुट भाषा 2 का यूज किया है अभी, कुट भाषा 2 का यूज किया, तो आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो आपको बताना है भी, यानी प्रत्येक पंक्ति में दी गई संख्याओं के बीच एक समान संबंध है, एक समान संबंध है, तो ये बताना भी कौन सा संबंध लग रहा है, 25 39 और 14, उसके बाद में 63 है, 72 है और 9 है। अब देखो भी कौन सा लॉजिक इसके अंदर लग रहा है। अगर मैं बात करूं भी 25 और 14 को दोनों को जोड़ूं, 25 और 14 को दोनों को जोड़ूं तो बीच वाली संख्या आ रही है अभी 25 और 14 यानी 5 और 4 9 और 2 और 1 3 39 हो रहा है। इसी प्रकार से 63 के अंदर अगर 9 जोड़ दूं तो 72 आ जाएगा। इसी प्रकार से 18 51, अब मैं 51 में से कौन सी संख्या यानी 18 में कौन सी संख्या जोड़ूं कि 51 आ जाए, तो 51 में से 18 घटा लो भी, तो 11 में से 8 जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 3 तो 33, तो यहाँ पे 33 रखो, तो 18 और 33 कितने होते हैं, 18 और 33 है वो 51 होते हैं, तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 7/18 और 3/5 के बीच स्थित नहीं है। अब देखो भी 7/18 और 3/5 के बीच नहीं है, कहने का मतलब क्या हो जाएगा भी वो 7/18 स्थित क्या होनी चाहिए, अप यानी ऊपर, यानी कहने का मतलब बड़ी होनी चाहिए, और 3/5 से छोटी होनी चाहिए, 3/5 से छोटी होनी चाहिए, तभी इसके बीच में आएगी। देख लो पहली संख्या पहली ये उठाते हैं, पहला ऑप्शन ये उठाते हैं, तो यहाँ पे 7/18 और 1/2 तुलना कर लो, तुलना करोगे ना तो 7 2 14 और 18 1 18, तो बड़ी कौन सी है, 1/2 बड़ी है, 1/2 है वो बड़ी है, यानी 7/18 से तो बड़ी होनी चाहिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3/5 से छोटी होनी चाहिए, तो 1/2 इससे तुलना कर लो, तो 3 2 6 और 5 से कम 5, तो देख लो भी ये संख्या ये जो 1/2 है वो 3/5 से क्या है, छोटी है, क्योंकि यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, इसी प्रकार से तुलना करनी है। यहाँ पे 14 आ गया तो इसका मतलब क्या है 7/18 है, ये छोटी है, और यहाँ पे 18 आ गया तो 1/2 है वो क्या है, बड़ी है। इसी प्रकार से ऑप्शन 2/5 वाला उठा तो 7/18 और 2/5, तो ये आ जाएगा 7 5 या 35 और 18 2 36, तो देख लो ये 7/5 से बड़ी है।
यानी 7/18 से बड़ी है कौन सी, 2/5, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी होनी चाहिए, यानी 7/18 से तो बड़ी होनी चाहिए। और उसके बाद में 3/5 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, तो ये 2/5 रख दो, 5 दिया 15 और 5 2 10, तो इससे भी छोटी है, तो ये भी सही है। उसके बाद में आगे वाला ये ऑप्शन उठा लो 5/18 का, तो 7/18 और ये आ जाएगा 5/12, तो 12 7 84 और 18 5 90, तो देख लो भी ये संख्या छोटी है, यानी कहने का मतलब 7/18 से बड़ी है ये संख्या, बड़ी होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और 5/12 है वो 3/5 से छोटी होनी चाहिए, तो 5 5 25 और 12 3 36, तो ये भी छोटी है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ये इनके बीच की संख्या है। अब उसके बाद में देखो भी आगे 1/3 देखते हैं, 1/3 है वो 7/18 से बड़ी होनी चाहिए, तो 18 एकम 18 और 7 या 21, तो अब देखो भी 21 आ गया, 21 और यहाँ पे क्या आ रहा है 18 आ रहा है, तो कहने का मतलब 1/3 है वो 7/18 से क्या है, छोटी है, 7/18 से छोटी है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। और यही इसने पूछा है भी 7/18 और 3/5 के बीच में नहीं है, तो वो कौन सी नहीं है, 1/3 नहीं है, क्योंकि ये 7/18 से क्या है, छोटी है, होनी क्या चाहिए थी, बड़ी होनी चाहिए थी। आगे देखो भी निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शून्य के निकटतम है, शून्य के निकटतम है। अब देखो भी यहां पे अगर अपन बात करते हैं भी 1 - 0.09, तो ये आपका हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो a का स्क्वायर 1 और यहाँ पे माइनस का 9 है, तो ये आ जाएगा प्लस का, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 0.09 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.81, ठीक है, 0.81 हो जाएगा। और प्लस में उसके बाद में आपके पास में आ जाएगा, सॉरी माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस का निशान आएगा, तो बाद में माइनस यानी a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर -2ab होता है, ये ओपन होगा तो a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर -2ab, तो ये आपके पास में 9 2 18, तो ये आ जाएगा आपके पास में 0.18 आ जाएगा। तो इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, तो 1 और फिर प्लस में 0.18, तो ये आ जाएगा आपके पास में 1 प्लस में 0.81 है, तो ये आ जाएगा 1.81। अब 1.81 से 0.18 माइनस कर दो, तो 11 में से 8 जाएगा 3 और 7 में से 1 गया तो 6, तो ये आ जाएगा आपके पास में 1.63। 1.63 जीरो के नज़दीक है क्या, नहीं है। उसके बाद में इसको सोल्व करो, तो इसको सोल्व करोगे तो भी ये इसी प्रकार से सोल्व होगा, देख लो 1 और ये इसके ऊपर स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा आपके पास में 1 माइनस में 0.81, 1 माइनस में 0.81 यानी 0.09 का स्क्वायर किया 0.81। अब इसमें से ये घटा दो भी, तो ये घटाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा, इस प्रकार से घटा लो, यानी 1.00 करोगे तो 0.81 इस प्रकार से घटाओगे आप, तो 10 में से 1 जाएगा तो 9, और यहाँ पे बच गया आपके पास में 9 में से 1 जाएगा 8 जाएगा तो 1 बचेगा, तो कहने का मतलब क्या है 0.19 आ रहा है, 0.19 आ रहा है। अब इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास 0.009 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ये तो। उसके बाद में इसको सोल्व करके देखो, इसको सोल्व करके देखोगे तो यहाँ पे स्क्वायर है, अभी यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, इसको थोड़ा सा गलत कर दिया अपन ने, ऊपर वाले को गलत किया, क्योंकि ये पॉइंट 2 के बाद में पॉइंट है, तो यहाँ पे 4 के बाद में पॉइंट आएगा, अभी 4 के बाद में पॉइंट आएगा, तो इसको थोड़ा सा गलत कर दिया अपन ने। तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 4 के बाद में पॉइंट आएगा, तो 0.081 आ जाएगा, अभी ये आ जाएगा आपके पास में 0.0081 इस प्रकार से। अब देखो भी 1 में से आपको 0.000 और उसके बाद 0.0081 इसमें से माइनस करना है, तो ये आपके पास में 9 में से 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, और उसके बाद में 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पे 9 और ये पॉइंट, तो ये आ जाएगा आपके पास में 0.9919 आ जाएगा, ठीक है, और ये जो का त्यों रहेगा। अब इसको अगर सोल्व करते हो आप, तो ये आता है आपके पास में 4 के बाद में पॉइंट लगेगा भाई, क्योंकि 2 के बाद में पॉइंट है और ऊपर क्या स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 0.00 और 0.00 और 81 इस प्रकार से ये ओपन होगा। अब 0 के नजदीक कौन सा है भी, शून्य के निकटतम कौन सा है, शून्य के निकटतम कौन सा है ये आपको बताना है यहाँ पे। तो सबसे शून्य के एकदम करीबन निकट में कौन सा आ जाएगा, तो ये आपके पास में 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। देखो 0 और उसके बाद में 81 है, उसके बाद में क्या है 81 है, यहाँ पे क्या है 9 9 1 9 है, और यहाँ पे क्या है 0 0 9 है, यहाँ पे क्या है
पॉइंट के बाद में 3 जीरो है, पॉइंट के बाद में 3 अंक है, और यहाँ पे क्या है, पॉइंट के बाद में 4 अंक है। यहाँ पे पॉइंट के बाद में 4 अंक है, तो छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, निकटतम कौन सा हो जाएगा, 0 के, तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बोला गया पी क्यू आर एस टी और यू मित्र है जो एक BPO संस्था में कार्य करते हैं, और यहाँ पे P T से ज़्यादा कमाता है, भी P है वो T से ज़्यादा कमाता है, तो T से ज़्यादा कमाता है तो ये लो T के ऊपर रख दिया। R है वो Q से ज़्यादा कमाता है, तो R है वो Q से ज़्यादा कमाता है तो R को ऊपर रख दिया। लेकिन U से कम कमाता है तो ये लो U इसके ऊपर आ जाएगा। भी P है वो Q जितना नहीं कमाता लेकिन S से ज़्यादा कमाता है, P है वो Q जितना तो नहीं कमाता लेकिन S से ज़्यादा कमाता है, तो P यहाँ पे आ जाएगा और S यहाँ पे आ जाएगा और T यहाँ पे आ जाएगा। भी लेकिन S से ज़्यादा कमाता है, तो इन 6 मित्रों में से कौन सबसे ज़्यादा कमाता है, तो U सबसे ज़्यादा कमाता है। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मारूनी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो सिक्किम से संबंधित हो जाएगा। भी मारूनी नृत्य है वो किस भारतीय राज्य से संबंधित हो जाएगा, तो सिक्किम से। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 3 कंटेनर आपको दे रखे हैं क्रमशः 72 लीटर, 90 लीटर और 144 लीटर दूध भरा है। उस बड़े से बड़े मापक कैन की धारिता ज्ञात कीजिए जो सभी कंटेनरों में मौजूद मात्राओं की पूर्णता बिना कुछ भी शेष रहे मापा जा सके। तो कहने का मतलब क्या है, भी ऐसी संख्या लेनी है आपको जो 72, 90 और 144 को डिवाइड कर दे। तो आप कौन सी संख्या लोगे, तो आप HCF निकालोगे। 72, 90 और 144 का HCF, यानी इन तीनों का एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या लीजिए जो इन तीनों संख्याओं को डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे 17 क्या 72 को डिवाइड करेगा, नहीं। 11 नहीं करेगा, और 13 है ये भी नहीं करेगा। तो यहाँ पे संख्या आपके पास में एक ही बची है 18। 18 चौके 72, 18 5 90 और 18 8 144। तो कहने का मतलब है भी 18 लीटर के कंटेनर है, यानी 18 लीटर का एक मापक है, वो 72 लीटर के 4 भरे जाएंगे, 90 लीटर के 5 भरे जाएंगे 90 लीटर में, और 144 लीटर में 8 भरे जाएंगे। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करंट अफेयर का है। 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक आयत का क्षेत्रफल है वो 396 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और आपको यहाँ पे दिया क्या गया है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 11:9 दे रखा है, तो उसका परिमाप ज्ञात करना है। तो मैंने उसका जो लंबाई और चौड़ाई है वो 11x और 9x मान लिया। भी अब हमारे अनुसार है वो उसका क्षेत्रफल कितना है, तो हमारे अनुसार उसका क्षेत्रफल 11 9 99 यानी 99x की स्क्वायर आ गया, लेकिन वो बोल रहा है भी 396। तो यहाँ पे x की स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, तो इसमें 99 का भाग दे दो। भी 99 का भाग दोगे तो ये आपका 99 कम 99 और 99 चौके कितने होते हैं, 396 होते हैं। तो x की स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसका परिमाप ज्ञात करना है तो पहले भुजा ज्ञात कर लो। भी तो एक भुजा 11 2 22 और दूसरी भुजा है वो 9 2 18 हो जाएगी। अब परिमाप ज्ञात करना तो आपको पता है भी आयत का परिमाप क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। भी तो 22 और 18 कितने हो जाएंगे, 22 और 18 वो 40 हो जाएंगे, और 40 का दुगुना करोगे तो 80। तो यहाँ पे इसका परिमाप कितना आ जाएगा, 80। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। 1000 रुपए की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में बढ़कर के 1140 हो जाती है। यदि ब्याज दर में 4% की वृद्धि हो जाती है तो मूल धनराशि बढ़कर के कितना हो जाती है। अब देखो भी अगर 4% की वृद्धि की जाए तो वो कितना बढ़ेगी। अब यहाँ पे अपने को पहले वाली दर निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप पहले वाली दर निकालोगे देन उसके बाद में 4% की वृद्धि करोगे, उसके बाद में यहाँ पे ब्याज निकालोगे, फिर मूलधन में जोड़ोगे, तो इससे क्या है लगभग आपके 2 मिनट तक खर्च होने की संभावना बनी रहती है। लेकिन इस क्वेश्चन को अपन क्या है सरल तरीके से करेंगे। भी 4% के अंदर कितना बढ़ा वो आप क्या कर दो 1140 में जोड़ दो। तो यहाँ पे 1000 रुपये क्या है मूलधन है, और 4% इसकी दर मान लो, और समय कितना है 2 वर्ष है, तो यहाँ पे 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 10 चौके 40 और 40 2 80। अब ये 80 आ गया, यानी 4% हमने दर बढ़ाई 2 साल के लिए, तो 80 ब्याज और आ गया, और 80 है वो इसमें और ऐड कर दो। भी 0 8 और 4 12 और 2 और 1, तो यहाँ पे 1220 आपका क्या आ जाएगा, वो राशि आ जाएगी जो कि 4% के बाद में बढ़ने के बाद में आई थी। तो मूल धनराशि बढ़कर के कितनी हो जाएगी, 1220 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर स्थित है। 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे चलता हूं नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन देखो भी। एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC में यदि कोण A की माप आधार
कोण बी के माप से दुगुना है तो कोण सी का माप ज्ञात करो। अब समद्विबाहु त्रिभुज देखो, समान समान द्विमान दो, जिनकी दो भुजाएं समान हो, जिनकी दो भुजाएं समान हो। अब कोई भी दो भुजा समान मान लो आप, ये कोई भी, यानी ये दो भुजा समान मान ली मैंने। अब इनके आमने सामने के जो कोण है ना वो बराबर होंगे भी। अब ये दो भुजा मैंने मान ली, यानी ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब इस भुजा के सामने वाला ये कोण और इस भुजा के सामने वाला ये कोण दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन जो समान भुजाएं होती है उनके सामने वाला कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। अब इसने बोला भी कोण ए का जो माप है ना वो आधार के ऊपर जो बना कोण बी है ना उस माप से दोगुना है। अगर मैं इसको x मानता हूं, भी मैंने b को मान लिया x, b को मैंने x मान लिया, तो यहाँ पे c भी x होगा क्योंकि दोनों बराबर होंगे। और यहाँ पे ये दुगुना है तो ये 2x हो जाएगा। अब आपको पता है भी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान है वो 180 होता है। ये 2x, ये x और ये x, तो कितना हो जाएगा 4x। 4x बराबर में 180, तो x बराबर में क्या आ जाएगा, 4 का डिवाइड कर दो, 4 चौके 16, बच गया कितना 2 20, 4 5 20, तो x का मान 45 आ गया। तो यहाँ पे a का मान कितना आ जाएगा, तो c का मान पूछा तो c का मान 45, यानी ये 90 हो जाएगा और ये दोनों कितने हो जाएंगे 45 डिग्री के हो जाएंगे। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, यहाँ पे असंगत आपको बताना है भी असंगत क्या है। अब देखो भी इसके अंदर है ना, ये जो बाहर वाली जो डायग्राम है ये क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इसकी जो पूंछ है वो इस ओर है और इसकी पूंछ है वो इस ओर है। इसकी पूंछ इस ओर और इसकी पूंछ इस ओर, कहने का मतलब एक दूसरे के विपरीत है। लेकिन इसकी पूंछ भी उसी साइड में है और इसकी पूंछ भी उसी साइड में, कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, और सभी से क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। और इसमें भी क्या है, दोनों की पूंछ है वो विपरीत है, तो इनकी भी पूंछ दोनों की विपरीत है, लेकिन इसकी एक ही साइड में सी की, तो सी असंगत हो जाएगा इसमें। आगे वाला देखो भी, के अलावा निम्नलिखित में से सभी खरीफ की फसलें हैं। तो अभी जो बोईज आ रही है ना वो कौन सी है, खरीफ की फसल है। और जो आगे बोईज आएगी वो रवि की फसल है, यानी गेहूं है, सरसों है, चना है, ये क्या है, रवि की फसलें होती है। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने 57 नंबर क्वेश्चन, 4 अक्षरों में से किसी प्रकार से 3 संगत है और 1 असंगत है। तो यहाँ पे देखो भी एस आता है 19 पे, आर आता है 18 पे, वी आता है 22 पे, टी आता है 20 पे। कैसा क्या लगा, -1 किया और +4 किया, -2 किया, कोई दिक्कत नहीं है। 8 पे एच आता है 8 पे, जी आता है 7 पे, के आता है 11 पे और आई आता है 9 पे। तो क्या किया, -1 किया, +7 और 4 11 और फिर -2 किया। इसी प्रकार से ओ आता है 15 पे, एन आता है 14 पे, आर आता है 18 पे, पी आता है 16 पे। अब -1 किया, +4 किया, 14 4 18 और -2 कर दिया। इसी प्रकार से एम आता है 13 पे, एल आता है 12 पे, पी आता है 16 पे, ओ आता है 15 पे। अब -1 किया, प्लस किया 4 और माइनस कर दिया 1। तो यहाँ पे ये नियम नहीं लग रहा, अभी यहाँ पे -2 करना चाहिए था, ये -1 कर रहा है, इसका मतलब 4 नंबर असंगत है। 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, ये संगमरमर का फॉर्मूला है भी। तो खड़िया है, चूना पत्थर है और संगमरमर है, ये संगमरमर के ही भाग हैं। तो खड़िया, जिप्सम, चूना पत्थर, ये खड़िया है, चूना पत्थर है और संगमरमर है, ये एक ही बात है इनकी। CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि संगमरमर का फॉर्मूला होता है। जिप्सम होता है ना, जिप्सम CaSO4 और .2H2 होता है जिप्सम, 2 जल के अणु होता है। और इसको अगर आप है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तो ये 1.5 जल का अणु त्याग देगा और CaSO4 H2O बन जाएगा, जो कि क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बन जाएगा। आगे चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट, जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको अगर आप गर्म करते हो ना तो ये बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये बिना बुझा हुआ चूना है, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना है। और कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर CaO कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर है, वो अगर आप H2O मिलाते हैं, जल मिलाते हैं, तो ये क्या बन जाता है, CaOH की ट्वाइस, OH की ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जो कि बुझा हुआ चूना होता है। CaOH की ट्वाइस, और उसके बाद में यहाँ पे ऊर्जा मिलेगी आपको, और ये ऊर्जा है वो बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेगी। अब ये कौन सी अभिक्रिया है, तो ये आपकी संयोजन अभिक्रिया हो जाती है। ये ग्रुप रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं। और ये कौन सी अभिक्रिया है, तो ये आपकी वियोजन अभिक्रिया है, ये वियोजन अभिक्रिया है और ये आपकी संयोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया वो दोनों एक दूसरे के विपरीत होती है। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, किसी संख्या का 44% 798.6 के बराबर है, तो उस संख्या के 63% का मान आपको ज्ञात करना है। तो मैंने वो संख्या मान ली x
और इसका क्या है 44%, इसका 44% बराबर है 798.6 के, 798.6 के। तो उस संख्या के 63% का मान ज्ञात करना है। तो पहले वो संख्या ज्ञात कर लो भी। तो पहले वो संख्या ज्ञात करोगे तो यहां पे आपको ये बराबर से, यहां पे तो भाग में है 100 और बराबर से दूसरी साइड में जाएगा ये, तो ये गुणा में चला जाएगा भी, गुणा में चला जाएगा तो आपके पास में मान क्या आएगा, ये आपके पास में आ जाएगा 44x बराबर में आ जाएगा 798.6 और फिर 00, तो 2 के बाद में पॉइंट लगेगा, सॉरी 1 के बाद में पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, तो ये पॉइंट हटा दो भी, 0 के बाद में पॉइंट है तो ये पॉइंट हटा दो, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 79860। अब x का मान क्या आ जाएगा, तो 44 का इसमें भाग लगा दो, तो उसके बाद में 79860 के अंदर है वो आपको 44 का भाग लगाओगे तो ये आपके पास में आ जाएगा x का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1815। x का मान 1815 आ गया, यानी वो संख्या क्या आ गई 1815 आ गई। अब 1815 का आपको क्या करना है 63% ज्ञात करना है, तो इसका 63% ज्ञात कर लो भी। तो 1815 का गुणा करवा दो 63 के साथ में और भाग दे दो 100 का, भाग दे दो 100 का, सॉरी 1815 का गुणा करवा दो 63 के साथ में और फिर भाग दे दो 100 का, तो ये आ जाएगा आपके पास में 1143.45, 1143.45, जो कि आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी इस प्रकार से करना है। नेक्स्ट देखिए, भारत में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, भारत में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में स्थित सुंदरवन संरक्षित वन के निकट स्थित है, तो वो आपका हो जाएगा बांग्लादेश। क्या हो जाएगा भाई, बांग्लादेश हो जाएगा, जो कि आपका 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई। भारत में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान बांग्लादेश में स्थित सुंदरवन संरक्षित वन क्षेत्र के निकट स्थित है, तो 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखो भी, चोरा चोरी कांड की घटना के फलस्वरूप इनमें से किस आंदोलन को अचानक बंद कर दिया गया। असहयोग आंदोलन को कब, 1922 के अंदर। सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो 1930 के अंदर चलाया गया था, और भारत छोड़ो आंदोलन है ये 1942 के अंदर चलाया गया था। दांडी सत्याग्रह है ये 1930 के अंदर चला था। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। राम एक टॉय ट्रेन पर एक निश्चित दूरी तय करता है। अब पता नहीं है कितनी दूरी तय करता है, लेकिन एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि ट्रेन की चाल 8 किलोमीटर पर घंटे अधिक है तो इसे यात्रा में 20 मिनट कम समय लगता है। यदि चाल 4 किलोमीटर पर घंटा कम है तो इसे यात्रा में 40 मिनट अधिक लगते हैं। तो तय की गई दूरी ज्ञात करो। अब मैंने दूरी माना है भी, दूरी माना है d, टोटल दूरी कितनी है d है। चाल मैंने माना है s, यानी स्पीड के रूप में मान लिया s, और समय मैंने मान लिया, समय कितना लगता है, तो समय मैंने मान लिया t। चीजें समझ पाई। तो अब आपको दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी बराबर क्या होता है, d बराबर आपको पता है भी, दूरी बराबर होता है st। दूरी बराबर क्या होता है भी, st होता है, ये आपको पता है भी। d यानी दूरी, दूरी बराबर होता है आपके पास में st। उसके बाद में यहां पे दूसरी जो समीकरण बनेगी ना, वो बनेगी यदि ट्रेन की चाल 8 किलोमीटर पर घंटा अधिक होती है। पहले चाल कितनी है s है, पहले चाल s है, अब कितनी हो जाएगी 8 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगी। पहले चाल s थी, अब 8 किलोमीटर पर घंटा हो गई, तो टाइम कम लगेगा भी, यानी 8 किलोमीटर पर घंटा अधिक हो जाती है, यानी s प्लस में 8 किलोमीटर पर घंटा। तो अब कितना लगेगा, अब आपका समय है वो कम लगेगा, और समय कितना कम लगेगा यहाँ पे। अब मैं दूरी ज्ञात कर रहा हूँ, d बराबर, दूरी मैंने क्या मानी है, d मानी है। d बराबर क्या हो जाएगा, समय इंटू चाल होती है, दूरी बराबर होता है समय इंटू चाल। समय आपके पास, चाल आपके पास में क्या होगी, s प्लस में 8 होगी, और समय कितना लगेगा फिर, तो समय का आ जाएगा यहाँ पे 20 मिनट। समय कम लगता है तो पहले समय कितना लगता है t, और अब 20 मिनट कम लगता है तो t माइनस में 20 मिनट है, तो इसको घंटे में चेंज कर लो, तो यहाँ पे आ जाएगा अपॉन में 60। ये कंडीशन आगे आपकी, समीकरण आगे नंबर 2, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। अब तीसरी समीकरण देखो भी क्या बनेगी, तीसरी समीकरण ये बनेगी भी। अब क्या है, यदि चाल 4 किलोमीटर पर घंटा कम होती, चाल पहले कितनी है s, और 4 किलोमीटर कम होती है, यानी s माइनस में 4, s माइनस में 4, तो उससे कितना समय लगता, 40 मिनट अधिक लगता। तो इसका पहले समय लग रहा था t, और अब 40 मिनट अधिक लगेगा, तो प्लस में 40 और अपॉन में क्या करोगे 60। क्यों, क्योंकि आपको है वो घंटे के अंदर कन्वर्ट करना है। ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करो भी, इस प्रकार से ये क्वेश्चन होगा, बाकी और इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है अभी, ठीक है। इस प्रकार से सोल्व करोगे तो यहाँ पे d यानी डिस्टेंस बराबर
एस प्लस में 8 और ये बी एकम बी और बी 60 यानी 1/3 आ जाएगा। तो ये आपके पास में हो जाएगा टी प्लस में टी माइनस में 1/3 और उसके बाद में इसको आपस में गुणा करवा दो भी, एस और टी का गुणा करवाओगे तो एस टी हो जाएगा और ये डी बराबर अभी एस टी और एस का फिर 1/3 के साथ में गुणा करवाओगे तो ये हो जाएगा माइनस का एस अपॉन में 3 और उसके बाद में 8 का टी के साथ में गुणा करवाओगे तो प्लस में 8 टी और उसके बाद में 8 का 1/3 के साथ में गुणा करवाओगे तो ये माइनस का 8/3 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, 2 2 4 और 2 3 6 तो ये आ जाएगा आपके पास में s माइनस में 4, s माइनस में 4 और इनटू आपके पास में क्या है, ये आ जाएगा टी प्लस में 2/3। अब ये है d बराबर, अब यहाँ पे देखो भी s का t के साथ में गुणा करवाओगे तो st आ जाएगा, यानी d बराबर है वो st और उसके बाद में d बराबर st यानी s का t के साथ में गुणा करवाया तो st और फिर s का गुणा करवाया 2s अपॉन में 3 यानी 2/3 के साथ में गुणा करवाऊंगा तो 2s अपॉन में 3 आ जाएगा और फिर -4 का t के साथ में गुणा करवाऊंगा तो माइनस का 40 और फिर -4 का 2/3 के साथ में गुणा करवाऊंगा तो ये आ जाएगा आपके पास में माइनस का 4 2 8 अपॉन में 3, ये बन जाएगा। अब देखो भी यहाँ पे आपको पता है भी समीकरण नंबर 1 से अगर अपन देखें d बराबर क्या होता है, st होता है, d बराबर st होता है तो ये संख्या काट दो भी, d बराबर st तो दोनों बराबर है d और st तो d बराबर st तो ये कट जाएगा भी क्योंकि बराबर है तो ये कट गया। तो यहाँ पे आपके पास में आ गया 8t को मैं बराबर लेके आता हूँ इधर और इन दोनों संख्याओं को बराबर से दूसरी साइड में भेज देता हूँ तो ये आपके पास में दोनों प्लस की हो जाएगी तो ये हो जाएगी 8/3 प्लस में s अपॉन में 3, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप मान निकालना चाहो किसका, 8t का अगर आप मान निकालना चाहो तो यहाँ पे हो जाएगा 8t बराबर में ये भी 8t का, एक बार इसको इतना ही रहने दो, इतना ही रहने दो, यहाँ पे आप 8t और इसका एलसीएम ले लो, कितना 3 एलसीएम आ गया तो ये बन गया 8 प्लस में s, ये 8t बराबर हो जाएगा अभी, ठीक है। अब इसको सोल्व करके लेके आओ, इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4t बराबर से दूसरी साइड में लेके आऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा अभी, ठीक है। बराबर में ये आपका बचेगा यहाँ पे 2s अपॉन में 3 और माइनस का है 8 अपॉन में 3। अब इस संख्या को कितने से गुना करूं, यानी यहाँ पे 8t है तो इसको भी 8t बनाओ तो प्रत्येक को 2 से गुना कर दूं तो ये हो जाएगा 8t, प्रत्येक समीकरण को 2 से गुना कर दिया, 8t बराबर में ये आ जाएगा 2 2 4s अपॉन में 3 और माइनस में 8 2 16 अपॉन में 3। अब यहाँ से देखो भी 8t दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है 3 तो यहाँ पे 4s माइनस में 16 ये आ गया। अब ये भी क्या है 8t का मान है और ये भी 8t का मान है तो दोनों मान बराबर है भी, 8t का मान ये है और 8t का मान ये है तो दोनों बराबर रख दो भी तो ये हो जाएगा 8 प्लस में s 8 प्लस में s अपॉन में 3 बराबर है 4s माइनस में 16 अपॉन में 3 तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब इस s को बराबर से दूसरी साइड में ले जाओ और इस 16 को बराबर से दूसरी साइड में लेके आ जाओ तो ये माइनस का हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 3s और ये प्लस का हो जाएगा तो इधर बचेगा आपके पास में 24 यानी 16 और 8 24 हो जाएंगे। तो s बराबर कितना आ जाएगा, तो s बराबर 8 या 24 होते हैं तो यहाँ पे s का मान है वो 8 आ जाएगा। s आपने माना क्या है, तो s आपने है वो स्पीड मानी थी भी, तो स्पीड आपके पास में 4 आ गई। अब स्पीड आपके पास में 4 आ गई तो यहाँ से अगर आप मान रखते हैं s का, यहाँ पे अगर इसमें रख दो भी, इसके अंदर है वो s का मान रख दो तो t का मान आ जाएगा आपके पास में। तो यहाँ पे है 8t बराबर में 8 प्लस में s का मान कितना है भी 8 और अपॉन में t का अपॉन में क्या है भी 3। अब इसके अंदर देखो भी, इसके अंदर वो 8 8 16 हो गए यानी 8t बराबर कितना हो गया 16/3 हो गया। तो t का मान क्या आ जाएगा, t का मान है वो आपके पास में आ जाएगा 2/3, t का मान कितना आ जाएगा 2/3 आ गया। अब ये आपको पता है भी t का मान 2/3 आया है, s का मान 8 आ गया तो आप है वो क्या निकालोगे, d दूरी क्या होती है, समय इंटू चाल होती है। समय आपके पास में आ गया, चाल आपके पास में आ गई तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो ना भी d बराबर दूरी ज्ञात करनी है तो d बराबर क्या होता है, तो d बराबर है वो आपकी हो जाएगी दूरी इंटू समय, सॉरी d यानी दूरी बराबर होता है समय इंटू चाल। समय आपके पास में कितना है 2/3 और यहाँ पे चाल आपके पास में स्पीड आपके पास में कितनी है भी, तो स्पीड है वो आपके चाल तो आपके पास में आ गई 8 है और समय आपके पास में आ गया 2/3।
तो ये हो जाएगा डी बराबर में 8 2 16, 16/3 आ जाएगा भाई। 16/3 है वो आपका राइट आंसर होगा और इसी प्रकार से आपको ये करना पड़ेगा भाई। तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो 13 और जोड़ना का अर्थ क्या होता है भी घटाना, लेकिन घटाने का अर्थ क्या होता है गुणा 2, और गुणा का अर्थ क्या होता है भी जोड़ना 4, भाग का अर्थ क्या होता है घटाना 9, प्लस का अर्थ होता है भाग, प्लस का जोड़ने का अर्थ होता है भाग, तो 3, 3 एकम 3, 3 3 9, माइनस का 3 आ गया, और 13 2 26, 26 प्लस में 4 माइनस में 3, तो यहाँ पे आ जाए 26 और 1 27। तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके साथ में है। अगला क्वेश्चन है किसी समांतर चतुर्भुज के क्रमागत कोणों का योग निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। अब समांतर चतुर्भुज बनाता हूं तो उनकी आमने सामने की जो भुजाएं होती है ना वो क्या होती है, समांतर होती है। आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो क्या होती है, समांतर होती है। अब मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, जैसे ये ए, ये बी और ये सी और ये डी। अब ये ए बी सी डी है वो एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। इनके आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो क्या है, समांतर होती है और कैसी होती है, बराबर होती है। अब इसके अंदर आपको मैंने बताया था भी समांतर कोई भी दो समांतर रेखाएं हैं उसको कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके बीच में जो बना कोण है समांतर रेखाओं के बीच में उसका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है भी। अब ये दो यानी ए बी क्या है, एक समांतर रेखा है, और सी डी क्या है, समांतर रेखा है। इन दोनों को यानी ए डी, इन दोनों को जो ए डी रेखा है ये क्या है, काट रही है, यानी एक तिर्यक रेखा है। तो ये और ये जो कोण है ना इनका मान 180 होगा। और इसी प्रकार से ये जो डी कोण और सी कोण है इसका मान भी कितना होगा, 180। सी कोण बी कोण इसका मान भी कितना होगा, 180। और ए और बी इसका मान भी कितना होगा, 180। इन प्रत्येक दो कोणों का मान है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 65 नंबर क्वेश्चन। विश्व बैंक की एक संस्था अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1944 में की गई थी। 1944 में की गई थी। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन है। WORM का पूर्ण रूप क्या है, तो WORM का पूर्ण रूप होता है राइट वन रीड मैनी। राइट वन रीड मैनी 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और 1 असंगत है। तो कार के 4 पहिए होते हैं, वैन के भी 4 पहिए और बस के भी 4 पहिए, 4 से ज्यादा भी होते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल के 2 ही पहिए होते हैं। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट। राम ने 20 रुपए में 5 केले खरीदे और उन्हें 15 रुपए में 3 के भाव से बेच दिया। तो राशि आपको एक ही तरफ रखनी है। 20 रुपए है और 5 केले खरीदे हैं, 15 रुपए है तो 15 रुपए, यानी राशि को एक ही साइड में रखना है और उसके बाद में जो खरीदी गई संख्या है उसको एक साइड में। तो यहाँ पे 3 खरीदे हैं तो अब इसका वज्र गुणा करवा दो और इसके ऊपर रख दो 20 60 और 15 5 75। तो कहने का मतलब 60 रुपए में खरीदा और 75 में बेच दिया। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 15 का कितने के ऊपर, 60 के ऊपर इंटू 100। 15 का 15, 15 चौका 60, 4 एकम 4, 25 चौका 100, 25% का लाभ। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अभी इसके अंदर नियम लगाओ भी, कौन सा नियम लग रहा है। आर एस आता है 19 पे और 19 में से 1 घटाया तो आ गया आर। टी आता है 20 पे और 20 में 1 जोड़ दिया तो आ गया आपका यू। इसी प्रकार से ए आता है 1 पे और 1 में 1 घटा दिया तो जेड। यानी पहले क्या कर रहा है, पहले -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1, इस प्रकार से कर रहा है। यानी पहले कर रहा है -1 फिर कर रहा है +1 फिर कर रहा है -1 फिर कर रहा है +1 फिर कर रहा है -1, इस प्रकार से ये सिस्टम चल रहा है। तो यहाँ पे देखो भी इसमें ये 4 अलग अलग कुट भाषाओं में नीचे दिए गए हैं। अब इसमें देखना भी कौन सा कुट भाषा यहाँ पे यूज कर रहा है। एल आता है यहाँ पे प्लस, पहले -1 करेगा, -1 करेगा तो ये वाला नहीं होगा और ये वाला भी नहीं होगा। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन 1 और 3 बच गया। 1 और 3 बच गया तो यहाँ पे देखो भी एल आता है 12 पे, 12 में -1 किया तो के आ गया। ओ आता है 15 पे, +1 करेगा तो +1 करेगा तो एम तो नहीं आएगा भी, +1 करेगा तो एम तो नहीं आएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी, क्योंकि पहले -1 करेगा तो एल में से -1 किया 11 और ओ 15 पे आता है, 15 में +1 करेगा तो 16, 15 में +1 करेगा 16, पी आ जाएगा। तो इसी प्रकार से ऑप्शन ही आपके पास में 1 बचा है तो 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई। कुट भाषा 3, कुट भाषा 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, का माध्य ज्ञात करना है आपको।
माध्य ज्ञात करना है तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या करते हैं भी, तो सभी का योग कर लो तो x x x x और x, यानी टोटल कितने x हो गए, 5x हो गए, 5x प्लस में उसके बाद में राशियों का योग ज्ञात कर लो, तो राशियों का योग ज्ञात करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में माइनस का 2 है ये, तो यहाँ पे आपके पास में प्लस का 1 बचेगा भी, और 1 और 5 1 और 5 6, 6 और 7 13, और 13 और 77 कितने होते हुए 13 और 77 है वो आपके पास में हो जाएंगे 90, तो यहाँ पे प्लस का 90 आ जाएगा। अब राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो राशियों की संख्या कितनी 1 2 3 4 और 5, तो राशियों की संख्या है 5, तो ये देख लो ऑप्शन के अंदर है क्या, नहीं है, नहीं है तो ऊपर वाले के अंदर कॉमन आ रहा है 5, 5 कॉमन आ रहा है तो 5 कॉमन ले लो, तो x प्लस में 18 5 90, तो यहाँ पे आ गया 18, तो यहाँ पे ओपन में 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, बच गया क्या x प्लस में 18, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले भी। अब इसके अंदर देखो भी फल, कॉफ़ी और पेय पदार्थ है, तो कॉफ़ी है वो पेय पदार्थ के अंदर आ जाएगी भी, कॉफ़ी है आपकी वो पेय पदार्थ के अंदर आ जाएगी, लेकिन फल है वो अलग हो जाएगा, तो ये पेय पदार्थ का बन गया, ये आपकी कॉफ़ी आ गई, लेकिन फल इसका अलग हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाए 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो ये शहनाई से है भी, यानी बिस्मिल्लाह खां है ये शहनाई से है, 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो भी 73 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें आपको दे रखा है भी 3 भाइयों ए बी और सी, ए प्लस में बी प्लस में सी, ए बी और सी की 3 भाई हैं, ए बी और सी की एक भुआ है डी, ये भुआ है भी, भुआ है डी, डी का भाई ई है, डी का भाई है वो ई है, ठीक है, ई एफ से विवाहित है तो ई की पत्नी है एफ, ई की पत्नी कौन है भी एफ है, और डी का भाई कौन है ई है, और एफ का इकलौता सहोदर एक अविवाहित भाई है, एफ का एक भाई है कौन जी, जो विवाहित नहीं है, ये भाई है भी, ठीक है, और एच है वो जी का इकलौता भांजा है। अब जी का इकलौता भांजा मामा भांजा, मामा भांजा कब लगेगा, जब ये एच, इस एच ने जन्म किसके लिया, तो इस एच ने जन्म लिया एफ के, तो कहने का मतलब है भी एच है वो किसका इकलौता बोला है, इसने इकलौता बोला है, इकलौता भांजा है, तो इसका कहने का मतलब है भी एफ है वो या यानी ये पुत्र हो जाएगा भी, एच है वो एफ का पुत्र हो जाएगा, और ई है वो एफ का क्या लगेगा भी पिता लगेगा, ई है वो एच के पिता लगेगा, और एफ है वो ई की माँ होगी भी, एफ है ना वो ई एफ है वो एच की माँ हो जाएगी, ठीक है, और ये जी है ना जी, ये एच का मामा हो जाएगा। अब उसके बाद में इसने बोला भी ई का ए के साथ क्या संबंध है, तो ई कहाँ पे है, ये रहा ई और ये रहा ए, तो ये इसका चाचा हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, इसका चाचा हो जाएगा, क्योंकि ये इसके भाई के लड़के हैं, फिर ई के भाई के लड़के हैं ए बी और सी, तो ये इसका चाचा हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर क्या होगा 4 नंबर। अब चाचा कैसे हुआ, अब यहां से पता चला इकलौता भांजा है, इकलौता भांजा का मतलब क्या हो गया, ई और एफ है, ई और एफ के एक ही लड़का है एच, इट्स ओके। आगे देखो नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। 74 नंबर क्वेश्चन में आपको दे रखा है कोस स्क्वायर 3 डिग्री, कोस स्क्वायर 3 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 4 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 5 डिग्री प्लस में, इस प्रकार से चलता जाएगा, और लास्ट के अंदर आपको दे रखा है कोस स्क्वायर 87 डिग्री। अब इसके अंदर है वो इसका मान है वो योग है वो 90 होना चाहिए भी, योग यहाँ पे देखो भी, ये देखो कोस 3 डिग्री और यहाँ पे क्या है कोस 87 डिग्री, इनका क्या है योग है वो एक प्रकार से 90 हो रहा है, तो एक प्रकार से 90 हो रहा है, तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा ये कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर, और इसको मैं लिखूंगा 90, यानी इस 3 को क्या लिख सकता हूँ, तो इस 3 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस में 87 डिग्री लिख सकता हूँ, 90 माइनस में 87, और इसी प्रकार से इस 4 को क्या लिखूंगा, तो इस 4 को लिखूंगा कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर 90 माइनस में, कोस स्क्वायर 90 माइनस में इसको लिख दूंगा 86, इसको लिखूंगा 86 डिग्री, ठीक है, क्योंकि कोस स्क्वायर 90 में से 86 जाएगा तो 4 बच जाएगा भी,
और इसी प्रकार से बीच में प्लस का निशान है, अभी बीच में प्लस का निशान है, और इसी प्रकार से इसको लिखूंगा तो ये आ जाएगा आपके पास में कोस स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके पास में 90 माइनस के अंदर है वो 85, 90 डिग्री माइनस में 85 डिग्री, और इस प्रकार से चलता जाएगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी जैसे आप देख पा रहे हैं, यानी इधर से ये कम। अब इसके अंदर देखो भी कोस स्क्वायर 90 माइनस में थीटा क्या बनता है, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर बन जाएगा भी, यानी ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बनेगा आपके पास में साइन स्क्वायर, और ये आ जाएगा 87 डिग्री, और इसी प्रकार से प्लस में यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर ये आ जाएगा 86 डिग्री, और इसी प्रकार से प्लस में ये आ जाएगा साइन स्क्वायर, और ये आपके पास में आ जाएगा 85 डिग्री, और इसी प्रकार से प्लस में ये आ जाएगा साइन स्क्वायर, और ये आपके पास में बन जाएगा 84 डिग्री। इस प्रकार से ये चलता जाएगा अभी, और चलता जाएगा। उसके बाद में लास्ट फाइनल जो आपके पास में आएगा वो आएगा साइन स्क्वायर 44 डिग्री, साइन स्क्वायर 44 डिग्री, और प्लस में आपके पास में क्या आ जाएगा ये, तो प्लस में आ जाएगा यहाँ पे साइन 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री। अब आपको यहाँ पे पता है, आपको पता क्या है, आपको पता ये है भी लास्ट जो फाइनल इसका बनेगा ना वो साइन 45 बनेगा। साइन 45 के बाद में कोई भी इसके पेयर नहीं बनेंगे, क्योंकि जो मिड वैल्यू होती है वो 45 होती है। इधर से 1 चलेगा तो इधर से 90 चलेगा, और इधर से 2 चलेगा तो इधर से 89 चलेगा, इधर से 3 चलेगा तो इधर से 87 चलेगा। इस प्रकार से चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे मिड वैल्यू 45 आ गई, तो 45 है वो इसकी मिड वैल्यू रह जाएगी। अब इसके बाद में यहाँ से अब इसका मान अगर मैं बात करूं भी, ये क्या है, साइन स्क्वायर 87 डिग्री है। अब यहां से आप सोल्व करो, साइन स्क्वायर 87 डिग्री प्लस में पेयर बना लो साइन स्क्वायर 3 डिग्री। अब साइन स्क्वायर 87 और साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा अभी, यानी 87 और 3 90 हो गया। इसी प्रकार से ये आगे चलता जाएगा, साइन स्क्वायर 86 डिग्री प्लस में ये आ जाएगा आपके पास में साइन स्क्वायर 86 में कितना जोड़ूंगा कि 90 हो जाए तो 4 डिग्री, और उसके बाद में इस प्रकार से ये चलता जाएगा। और एक कंडीशन है ना आपकी, एक कंडीशन आपकी इस प्रकार से बनेगी, कौन सी बनेगी वो देख लो। लास्ट कंडीशन बता रहा हूँ मैं, लास्ट कंडीशन एक आपकी बनेगी, इधर से आ जाएगा आपके पास में साइन स्क्वायर इधर से आ जाएगा साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर 44 डिग्री, और इधर से आएगा साइन स्क्वायर 44 डिग्री, और यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर और 46 डिग्री। 44 और 46 कितने होते हैं अभी, 90 होते हैं। और इसी प्रकार से लास्ट स्टेज है वो साइन स्क्वायर 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब इसका कोई पेयर होता है नहीं, 45 तो एक ही बनेगा, 45 है वो तो एक ही आएगा बीच में। अब यहाँ पे इसका मान कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 87 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 3 डिग्री। ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा यार, फिर इसमें थोड़ा सा नहीं, साइन में चेंज मत करो इसको, फिर आप कोस के अंदर ही रहने दो, इसको डायरेक्ट कर दो, इसको डायरेक्ट हो जाएगा फिर ये। अब देखो भी कोस स्क्वायर 3 डिग्री है और इधर 87 है, तो ये बना लो कोस स्क्वायर 3 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 87 डिग्री। अब इसका योग कितना हो रहा है, 90 हो रहा है ना। इसी प्रकार से यहाँ से 4 आ जाएगा, इधर से 86 आ जाएगा, तो ये बना लो कोस स्क्वायर 4 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 86 डिग्री, ये बन जाएगा 86 और 4 90। इसी प्रकार से ये चलता रहेगा। तो कोस के अंदर ही कन्वर्ट कर लो ना इसको, कोस के अंदर ही रहने दो, साइन के अंदर मत लेके आओ इसको। तो लास्ट जो स्टेज आएगी आपकी वो आ जाएगी इधर से कोस स्क्वायर 44 डिग्री, और प्लस में इधर से आ जाएगी आपके पास में कोस स्क्वायर 46 डिग्री, और 44 और 46, और उसके बाद में आपके पास में प्लस में प्लस में कोस 45 डिग्री, कोस 45 यानी 45 तो मान एक ही है, बाकी 45 का मान है ही नहीं भी, यानी 45 तो इसके अंदर है वो एक ही है, तो कोस 45 कोस स्क्वायर 45 डिग्री हो गया। अब कोस 3 और यहाँ पे 90 3 और 87 कितने होते हैं, 90, तो कोस के 90 डिग्री का मान कितना है, तो कोस 90 का मान कितना होता है, तो कोस 90 का मान 1 होता है, तो इसका मान 1 आ गया। इसी प्रकार से प्लस में इसका मान 1 आ जाएगा, और इसी प्रकार से प्लस में आगे वाले का मान 1 आ जाएगा। इस प्रकार से चलता जाएगा भी, ये इस प्रकार से क्या है चलता जाएगा। तो इसका मान यहाँ पे कितना आ जाएगा भी, लास्ट यानी 44 है, लास्ट कितना है भी ये 44 है, तो 44 तक जाएगा, तो इसका योग 44 आ गया। लेकिन स्टार्टिंग तो ये 3 से हो रहा है,
स्टार्टिंग 3 से हो रहा है तो इसका मतलब पहले cos 1 और cos 2 डिग्री का तो मान आपको घटाना पड़ेगा। cos 1 और 2 का तो मान यहाँ पे आ ही नहीं रहा, तो इसमें से 2 घटा दो, फिर आप 2 घटाओगे तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। अब उसके बाद में cos 45 का मान कितना होता है, cos 45 का मान है वो आपके पास में होता है √1/√2 होता है, लेकिन cos स्क्वायर 45 डिग्री है तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 1/2। क्या आ जाएगा भाई, 1/2 हो जाएगा, तो 42 प्लस में 1/2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 इसका एलसीएम आ जाएगा और ये हो जाएगा 2 2 4, इसके नीचे 1 मान लो, और 2 चौके 8, 2 चौके 8 प्लस में 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 85/2। कितना आ जाएगा, 85/2। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो इसको कोस के अंदर ही रहने दे भी, साइन के अंदर चेंज मत करना, क्योंकि साइन के अंदर चेंज करोगे तो आपका मान निकल के नहीं आएगा, फिर थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। तो इससे अच्छा है भी आप इसको कोस के अंदर ही रहने दें। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, इनमें से किस शहर में संयुक्त राष्ट्र के सहायक क्षेत्रीय मुख्यालय नहीं खोले गए हैं, तो वो रोम के अंदर नहीं खोले गए भी। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक आयत का परिमाप 120 मीटर है, यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई के दोगुनी है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो भी। परिमाप 120 है, लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है, तो चौड़ाई x मान लिया तो लंबाई 2x हो जाएगी। अब हमारे अनुसार उसका परिमाप कितना है, आयत का परिमाप होता है लंबाई प्लस में चौड़ाई, ये लंबाई होगी ये चौड़ाई होगी, प्लस में 2 गुना लंबाई प्लस में चौड़ाई होता है, तो 2 और 1 3, तो 3x प्लस में 3x हो गया, और 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 6x। 6x बराबर में 120, तो x बराबर में कितना आ जाएगा भाई, 6 2 12 यानी 20 आ जाएगा। x का मान 20 आ गया, तो आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 20 और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 40, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये हो जाएगा 4 2 8 800 आ जाएगा। 4 2 8 800, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला देखो भी नेक्स्ट है, डायलाइजर नामक मशीन जिसका उपयोग रोगी के रक्त को साफ करने के लिए किया जाता है उसे कृत्रिम भी कहते हैं, तो उसे कृत्रिम गुर्दा कहते हैं। डायलाइजर है जो एक मशीन होती है जो रोगी के रक्त को साफ करने के लिए किया जाता है इसका यूज, तो उससे कृत्रिम गुर्दा भी कहा जाता है। तो उससे क्या कहा जाता है, कृत्रिम गुर्दा कहते हैं। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था, तो वो केरल के अंदर किया गया था। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 79 नंबर क्वेश्चन। 4 अक्षरांकीय समूह दिए गए हैं, उनमें से 3 किसी तरह से संगत है और 1 असंगत है। U आता है 21 पे, A 12 पे नहीं आता, A 1 पे ही आता है, P 16 पे आता है और M है वो 13 पे आता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपका A है वो 12 पे नहीं आता, A 1 पे आता, तो ये असंगत हो जाएगा। अगला 80 नंबर क्वेश्चन देखो भी, यहाँ पे रोमन अंकों के अंदर है वो आपका सही क्रम बताना है कौन सा होगा। तो रोमन अंकों के अंदर आपने आई पढ़ा, इस प्रकार से अपन लिखते हैं ना रोमन के अंदर। ये क्या होता है भी, ये किसको दर्शाता है, तो ये आपका 1 को दर्शाता है, ठीक है। इसी प्रकार से आपने V को पढ़ा, तो V है वो 5 को दर्शाता है। और इसी प्रकार से आपने X को पढ़ा था, तो X किसको दर्शाता है, तो X 10 को दर्शाता है भी, ठीक है। और उसके बाद में X है वो 10 को दर्शाता है, ये रहा भी X 10 को दर्शाएगा। L है वो आपका एक प्रकार से M है वो 1000 को दर्शाता है, D है M 1000 को, D 500 को दर्शाता है, C है वो आपका 100 को दर्शाता है, तो L है वो आपको 50 का दर्शाएगा, और X है वो आपको 10 का दर्शाएगा, V है वो आपका 5 का दर्शाएगा, और I है वो आपको 1 को दर्शाएगा। तो इस प्रकार से ये इस प्रकार से सेटिस्फाई हो जाएगा भी। रोमन अंकों के अंदर है वो 1000 को M लिखते हैं, रोमन अंक के अंदर है वो 500 को D लिखते हैं, 100 को C लिखते हैं, 50 को L लिखते हैं और 10 को X लिखते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज दरारों एवं परतों से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज दरारों एवं परतों से प्राप्त होता है, तो वो तांबा है वो दरारों और परतों से प्राप्त होता है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी 82 नंबर क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का अनुपात 3:2 है और उनका लघुत्तम समावर्ती 96 है, 96 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। तो मैं वो संख्याएं मान लेता हूं, एक तो 3 और एक 2। तो हमारे अनुसार उसका एलसीएम कितना आ रहा है, हमारे अनुसार उसका एलसीएम 6 आ रहा है, 2 3 6 आ रहा है, लेकिन वो बोल रहा है 96, तो 6 का मान 96, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 16। तो वे संख्याएं बताने, तो 16 3 48 और 16 2 32, तो 48 और 32 हो जाएगा, जो कि 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सी नवरत्न कंपनी नहीं है।
तो नवरत्न कंपनी है वो तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड है, वो नवरत्न कंपनी नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो भी, यदि किसी आयत की लंबाई p और इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई के 1/3 के बराबर है तो आयत का क्षेत्रफल बताओ भी। किसी आयत की लंबाई p है, इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई के 1/3 के बराबर है। यदि किसी आयत की लंबाई p है और इसकी चौड़ाई है वो इसकी लंबाई के 1/3 के बराबर है, इसकी लंबाई के 1/3 के बराबर है, तो यहां पे लंबाई कितनी हो जाएगी फिर p/3। लंबाई है वो p है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, ये आपकी लंबाई है और ये आपकी चौड़ाई है वो p/3 हो जाएगी। लंबाई के 1/3 है तो p/3 हो जाएगी। तो क्षेत्रफल कितना, तो क्षेत्रफल कर दो भी गुणा, तो लंबाई इंटू चौड़ाई होती है तो p²/3 आ जाएगा, p²/3 यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची गैर एशियाई पर्वत चोटी है, तो वो हो जाएगा आपका एकांगुआ। एकांगुआ पर्वत चोटी है वो गैर एशियाई पर्वत चोटी है। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, यहां पे आपको दे क्या रखा है, इसने यहां पे पूछा है कंपनी वाई के लिए 2015-17 के दौरान इंजनों के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 2015 ये रहा और वाई के अंदर है ये वाई है, तो वाई के अंदर 2015 में पहले 10 था और उसके बाद में 2017 में कितना हो गया, 15 हो गया, यानी 5 की वृद्धि होगी कितने पे, 10 पे इंटू 100, तो यहाँ पे कितने की वृद्धि हुई, तो टोटल है वो 50% की वृद्धि होगी। तो आपका राइट आंसर देख लो भी कौन सा ऑप्शन है, तो 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा भी। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 87 नंबर क्वेश्चन। अब 87 नंबर क्वेश्चन में पूछा यह गया है कि 2016 से 2018 के दौरान मोबाइल एसेसरीज के उत्पादन में हुई प्रतिशत गिरावट देखना है। तो 2016 के अंदर तो 120 था भी और 2018 के अंदर 90 हो गया, तो 120 से 90, तो कहने का मतलब है अभी 30 की कमी आ गई कितने पे, 120 पे इंटू 100, तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल कर दो, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 25 चौका 100, तो यहाँ पे 25% आ जाएगा आपका मान, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन, 25% की गिरावट आ गई। अगला 88 नंबर क्वेश्चन देखो भी, 88 नंबर क्वेश्चन है 2017 में राज्य बी में हुए लाल मसूर के उत्पादन और 2018 में राज्य डी में हुए लाल मसूर के उत्पादन का अनुपात कितना है। तो 2017 के अंदर है वो बी के अंदर कितना, 2017 के अंदर 210 का, और रेशियो 2018 के अंदर डी का कितना है, तो 2018 के अंदर डी का 240 है, तो 240, तो 0 से 0 काट दो, 3 से काटो, तो ये हो जाएगा आपके पास में 3 7 21 और 3 8 24, तो 7:8 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर है वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है छात्रावास में छात्रों की कुल संख्या 3200 है, इनमें से कौन सा सत्य नहीं है ये आपको बताना, कौन सा सत्य नहीं है, सही कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। देखो तो इसके अंदर है वो अपन बात करते हैं, यहाँ पे पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहला है नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स, नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स और फ्लेम केक पसंद करने वाले, एक तो कॉर्नफ्लेक्स और कॉर्नफ्लेक्स है वो हो जाएगा आपका ये 25% है, और फ्लेम केक हो जाएगा 25%, तो दोनों कितने हो जाएंगे, टोटल 50% हो जाएंगे। यानी नाश्ते के अंदर कॉर्नफ्लेक्स और फ्लेम केक पसंद करने वाले छात्रों की संख्या, और ब्रेड और अंडे, ब्रेड कहां पे अभी, अंडे तो ये रहे 5% है और ब्रेड आपका क्या है 30% है, तो अंडे और ब्रेड पसंद करने वाले लोग कितने हैं, तो 35 हो जाएंगे भी, टोटल 35% है। तो नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स और फ्लेम केक पसंद करने वाले छात्रों की संख्या और ब्रेड और अंडे पसंद करने वाले छात्रों की संख्या का अंतर इडली पसंद करने वाले छात्रों की संख्या से अधिक है। दोनों का अंतर कितना है अभी, दोनों का अंतर 15% है। अब इडली कहां पे है, इडली ये रही, इडली को 15% है। अब इडली से पसंद करने वाले छात्रों से अधिक है, नहीं बराबर है अभी, 15% इसका अंतर आया और 15% ही इडली पसंद करते हैं, तो यहां पे इडली और यहां पे इसका अंतर दोनों का सेम है, लेकिन ये बोल रहा है अभी अधिक है, अधिक नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा अभी, पहला ही गलत हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चनों को सोल्व करना है अभी। अब देखो भी, सुबह की सभा के दौरान बच्चों की एक पंक्ति में राहुल दोनों सिरों से 16वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल बच्चे कितने हैं, तो एक ही व्यक्ति का दोनों ओर से स्थान आपको दे रखा है, तो करोगे क्या, तो दोनों ओर से स्थान जोड़ दो और माइनस कर दो, एक तो 16 और 16 32 माइनस 1 तो 31, टोटल विद्यार्थी 31,
91 नंबर क्वेश्चन देखो। 91 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे देखिएगा, अब इसने पहले क्या किया है, अब इसका मुख इधर है, अब उसके बाद में दूसरे में इधर हो गया, तो कहने का मतलब 90% इसने घुमा दिया। उसके बाद में इसने क्या किया, 90% के बाद में घुमाने के बाद में इसने इसको 180 घुमा दिया, फिर वापस इसका मुंह इधर कर दिया तो 180 घुमा दिया। अब इसने क्या किया, फिर 90 घुमा दिया, फिर इसने क्या है एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। अभी ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है भी। पहले इसने इसको इसमें घुमाया, फिर इसने इसको इसमें, पहले 90 घुमाया, फिर 180 घुमाया, फिर 90 घुमाया, अब 180 घुमाएगा तो इसके विपरीत कर देगा। इस प्रकार से होगा ये। तो आपका यहाँ पे अगला निशान क्या आ जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला देखो, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें कथन दे रखा है धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। धूम्रपान है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यह चेतावनी सिगरेट के पैकेटों पर छपी है। लोग सिगरेट के पैकेटों पर छपी हुई सामग्री को पढ़ते हैं, बिल्कुल सही बात है भी, और लोग चेतावनी पर ध्यान भी देते हैं, ये भी सही बात है। दोनों की दोनों निहित है भी, अंतर्धारणा है। अगला देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने, फिर भी डटा नहीं जाता लोगों से। बोला गया है भी अगर आप ये खाओगे तो मरोगे, फिर भी लोग डट नहीं रहे। आगे देखो भी यहाँ पे, अब इसके अंदर है बी 2 पे आता है -1 कर दिया 1, आर आता है 18 पे -1 कर दिया 17, ए आता है 1 पे -1 किया जेड, और आई आता है 9 पे -1 कर दिया एच, और एन आता है 14 पे -1 कर दिया 13। इसी प्रकार से इसमें -1 करोगे तो ए, और यहाँ पे भी -1 करोगे तो ये आ जाएगा डी, -1 करोगे तो जेड, और -1 करोगे तो आपका एन से आ जाएगा एम। तो डी ए डी जेड एम 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट। आगे देखो, पक्षी के अंदर कौवा और कठफोड़ा, तो ये दोनों पक्षी होते हैं भी, पक्षी के अंदर ही आएंगे दोनों। पक्षी के अंदर कौवा आता है और कठफोड़ा दोनों, तो आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। यानी ये बाहर वाला है वो पक्षी का आ जाएगा, और पक्षी के अंदर ही कौवा आता है और पक्षी के अंदर ही कठफोड़ा आता है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। थोड़ा सा ये क्वेश्चन गलत है, पूछो कैसे। अब इसकी समीकरण ये बनेगी 0, मैं बता दूंगा कोई दिक्कत नहीं, 126 124 प्रश्नवाचक चिन्ह है, और ये आ जाएगा 728। अब देखो भी, मैंने 1 की क्यूब की और माइनस कर दिया 1, 0 हो गया। मैंने 3 की क्यूब की और माइनस कर दिया 1, 5 की क्यूब की और माइनस कर दिया 1। अब क्या है, एक विषम संख्या चल रही है, तो 7 की क्यूब करूंगा और माइनस कर दूंगा 1, तो 343 में से 1 जाएगा तो 342। इसी प्रकार से 9 की क्यूब करूंगा और माइनस कर दूंगा 1, तो 9 की क्यूब कितनी होती है 729, 729 में 1 माइनस करूंगा 728, तो यहाँ पे ये 718 नहीं आएगा, 728 आएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 342 हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला देखो भी, अस्थि भंग, हड्डी अगर हड्डी का जॉइंट हिल जाता है ना, हड्डी को ही अस्थि बोलते हैं। हड्डी का जब जॉइंट हिल जाता है तो उसे बोलते हैं अस्थि भंग होना। क्या बोलते हैं, अस्थि भंग होना। तो स्नायु होती है, स्नायु है वो थोड़े सा एक प्रकार से खोखली होती है, तो स्नायु के अंदर है वो एक प्रकार से मोच आ जाती है। तो स्नायु के अंदर कोई भी फ्रैक्चर आ जाता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, मोच आना बोलते हैं। हड्डी के अंदर फ्रैक्चर आ जाता है तो उसे अस्थि भंग बोलते हैं। और स्नायु जो उससे खोखली होती है, अगर यहां पे स्नायु के अंदर कोई फ्रैक्चर होता है तो उसे मोच बोलते हैं। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला देखो भी, 9.11 घंटे को घंटे मिनट और सेकंड में चेंज करना है। तो 9.11 है तो 9 घंटे हो गए डायरेक्ट। 0.11 है, 0.11 है तो इसको मिनट के अंदर चेंज करोगे तो यहाँ पे 60 से गुना करोगे भी, तो 0 11 6 66 2 के बाद में पॉइंट आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6.60 है, तो यहाँ पे 6 क्या आ गया, मिनट आ गया। अब आपके पास में 0.60 बच गया। अब 0.60 को फिर 60 से गुना करो भी, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 6 36 3602 के बाद में पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पे 36 से सेकंड आ जाएगी। तो 9 घंटे 6 मिनट और 36 सेकंड। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है, उस विकल्प का चयन करना है जो यहाँ पे बावर्ची रेस्तरां, बावर्ची है वो एक प्रकार से रसोई घर के अंदर कार्य करता है। तो इसी प्रकार से औषधि विक्रेता है वो दवा खाने के अंदर कार्य करता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। यानी बावर्ची एक प्रकार से रसोईया होता है भी, ये रेस्तरां यानी रसोई घर को ही बोलते हैं, रेस्तरां के अंदर कार्य करता है। तो औषधि विक्रेता होता है वो दवा खाने के अंदर कार्य करता है। नेक्स्ट देखो भी, 99 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। 5 दोस्त राम, रहीम, राहुल, रॉकी और राज एक ही दीवार पर टेक लेकर बैठे हैं, सभी का मुख उत्तर की ओर है। राम राज के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। राम है वो राज के दाएं,
तो RAJ, राज के दाएं, राम राज के दाएं, दूसरा तो पहला और दूसरा यहां पे राम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो किसके लिए आया है, तो जो हमेशा राज के लिए, जो यानी राज किसी भी सिरे पर नहीं बैठा, ठीक है, राज अब सिरे पे नहीं है, राम और रहीम दोनों सिरों पे बैठे हैं, तो ये RAM रहीम आ जाएगा अभी, RAHIM रहीम आ जाएगा। ये रहीम और राम दोनों सिरों पे बैठे हैं, दोनों सिरों पे बैठे हैं। राहुल राम के बगल में नहीं बैठा, राहुल है ना वो राम के बगल में नहीं बैठा, तो राहुल यहाँ पे आएगा, RAHUL, राहुल यहाँ पे आएगा फिर दोनों के बीच में, क्योंकि राहुल है वो रहीम के तो बाएं आ नहीं सकता, क्योंकि रहीम है वो एकदम क्या है, सिरे पे बैठा है। और यहां पे आपका एक बच गया, कौन सा, वो बच गया आपका रॉकी, ROKI, रॉकी यहाँ पे आ जाएगा। अब रॉकी के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा, तो रॉकी ये रहा, और इसका बायां ये होगा, पहला दूसरा और तीसरा रहीम बैठा है, तो आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, वर्णमाला में दाएं सिरे से 18वें अक्षर के दाईं और 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो वर्णमाला में दाएं सिरे से 18वां पूछा है इसने, दाएं सिरे से 18वां कौन सा होगा, अभी दाएं सिरे से 18वां कौन सा होगा, तो बाएं सिरे से देख लो आप पहले, बाएं सिरे से 18वां कौन सा होता है, तो R होता है 18 पे, और इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा इंडियन रेलवे यानी I आता है, तो इसका बाईं ओर से अगर 18, बाईं ओर से 18वां R होता है, तो दाईं ओर से 18वां है वो इसका R का उल्टा होगा, यानी I हो जाएगा। अब इसने बोला भी 18वें अक्षर के दाईं और 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो इसके दाईं ओर, तो यहां से दाईं ओर देख लो भी 7वां अक्षर, तो 9, यानी I 9 पे आता है, 9 और 7 कितने होते हैं भी, तो 9 और 7 है वो आपके होते हैं 16, 9 और 7 16 होते हैं, 16 पे क्या आता है P, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने एक पेपर और सोल्व किया है भी। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा भी। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। और जो नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी वो क्लास रहेगी 8 फरवरी 2021। 8 फरवरी 2021 को जो 10:30 बजे पेपर हुआ था उस पेपर का सॉल्यूशन है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। क्लास कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी है तो दिल से लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य दोस्तों को भी पता लगे भी एनटीपीसी में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और उसे कैसे सोल्व करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।